जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, एक घर को नहीं, एक बहुत बड़े घर को। उसके अंदर 2 जन बैठे हैं। ओल्ड मैन का नाम है रियोंजा। बोलता है मैं कितने डेकेड्स इंतजार किया, लेकिन सोचने वाली बात है तुम सिर्फ एक ही कप पियोगे। कितने कोल्ड हार्टेड इंसान हो तुम। और ये है हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये है हेवनली डीमंस का सेकंड सन, तो इसीलिए मैं सेकंड सन इसे बोल रहा हूँ। रियोंजा बोलता है देखा जाएगा तो जब हम पहली बार मिले थे तब हम कितना जवान थे। देखता है तो सेकंड सन कुछ भी नहीं बोलता, बस सोचता है हाँ मुझे लगता है 40 साल हो गए हैं जब मैं इस इंसान से मिला था। 40 साल पहले देखते हैं जब सेकंड सन इसके पास आया रहता है। आते ही बोलता है प्लीज़ मुझ पे ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक इस्तेमाल करो, मुझे वापस समय में पीछे भेजने के लिए। रियोंजा ये सुनकर काफ़ी हैरान रहता है। द ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है GWI फैमिली के लिए, जो सदियों से इनकी फैमिली में पास होते चले आ रहा है इनके पूर्वजों से। ये टेक्निक करना लगभग नामुमकिन सा है। मैं इसे पूरा कर पाता था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था हार मानने के अलावा। इस टेक्निक को पूरा करने के लिए 5 चीज़ें लगेंगी, जिसको इकट्ठा करना नामुमकिन सा है। लेकिन सेकंड सन को बोलता है अगर तुम ये चीज़ें मेरे पास लेके आओ तो मैं तुम्हारे लिए ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक को करूँगा। पहला मटेरियल द हेवनली विंड कल्ट से थंडर बेल्ट आर्टिफैक्ट। दूसरा द डिवाइन ड्रैगन फैमिली से डिवाइन इंसेंस प्रेजर आर्टिफैक्ट। तीसरा 10,000 साल पहले कार्प का कोर एसेंस। चौथा द डिमोनिक कल्ट से सीक्रेट डिमोनिक सोल। प्रेजेंट में आते हैं। सोचता है मैं 5 मिलियन येन तो ला सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं ला सकता मैं। लेकिन मेरे सामने जो इंसान अभी बैठा है वो कई सारे डेकेड्स में हासिल कर लिया है उन सब चीज़ों को। और आखिरी मटेरियल हासिल करने के लिए दिस सीक्रेट डिमोनिक सोल डिमोनिक कल्ट से ये दुनिया से गायब हो गया था लंबे समय के लिए। बोलता है मुझे लगा था तुम्हारी मौत हो गई होगी अब तक तो, लेकिन ये यकीन करना मुश्किल है तुम सारी चीज़ों को हासिल कर लिए। सेकंड सन बोलता है मैं काफ़ी सोचा इस ग्रेट टेक्निक ओथ के बारे में, जो ऐसे खतरनाक मटेरियल्स का डिमांड करती है, और मैंने तुम्हें मार डालने की संभावनाओं पर भी सोचा। रियोंजा सुनकर सोचता है मैं सच में जवान था जब मैं इससे पहली बार मिला था, लेकिन अब ये भी बूढ़ा बन गया है। इसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसके आजू बाजू के हवा में भी बदलाव है। द ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक, इतने लंबे समय तक क्या इसे ये सब हासिल करना इतना जरूरी था। बोलता है अब आखिरकार मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, आखिर में क्यों तुम भूतकाल में जाना चाहते हो। सेकंड सन ग्लास को तेजी से रख देता है। बोलता है मुझे जाना है बदले के लिए। रियोंजी बोलता है क्या तुम्हारे स्किल के साथ भी बदला लेना नामुमकिन है इस समय, जो तुम्हें पहले के समय में जाना है। सेकंड सन हाँ बोलता है। रियोंजी बोलता है आखिर में कौन है जिससे तुम इतनी नफरत करते हो। सेकंड सन देखता है। बोलता है हुआ मुगी। ये नाम जैसे ही सुनता है रियोंजी, उसका दिल डर से कांप जाता है पूरी तरह। सेकंड सन बोलता है जितने भी 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप थे जो मुरिम को सपोर्ट करते थे वो उसके हाथों से ही मरे थे। मुरिम अलायंस लीडर की मौत हुई थी, ऑर्थोडॉक्स अलायंस की मौत हुई थी, और दी हेवनली डीमन की भी मौत हुई थी। इतिहास के इस एरा में सबसे शक्तिशाली इंसान हुआ मुगी है। रियोंजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम भूतकाल में जाके उसे हरा सकते हो। सेकंड सन बोलता है जो भी हो, मुझे बस इस शख्स को किसी भी कीमत पर मारना ही है। हेवनली डीमन जो उसके हाथों से मरे थे वो मेरे फादर हैं, लेकिन मैं मेरे फादर की मौत के लिए बदला नहीं लेना चाहता, और ऐसा भी नहीं कि उसने मेरे भाई को मारा है इसलिए उसका बदला लेना चाहता हूँ। जिन लोगों ने डीमंस को अपनी जिंदगी दे दी है उनका मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। रियोंजी बोलता है तो क्यों। सेकंड सन बोलता है उस दिन मोगी ने मारा था सर्वेंट को, कुक्स को, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी जिन्हें मार्शल आर्ट्स आता ही नहीं था। यहाँ तक कि वो कुत्तों और बिल्लियों को भी मार दिया, उसे भी नहीं बख्शा। रियोंजी बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मोगी कुछ ऐसा भी करेगा। सेकंड सन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें यकीन हो या नहीं, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। इस उम्र में मैं उसे मार नहीं सकता, इसीलिए मुझे जाना है समय में पीछे, और उसे मारने से पहले मैं उससे पूछना चाहता हूँ उसके जैसा शक्तिशाली शख्स क्यों बच्चों को भी नहीं बख्शा। रियोंजी बोलता है द ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक अगर कामयाब होती है, अगर तुम भूतकाल में जा पाते हो तो मेरा एक काम तुम कर सकते हो। सेकंड सन बोलता है क्या है वो। रियोंजी बोलता है अगर तुम भूतकाल में पहुंच गए तो प्लीज़ मुझे ढूंढना और मेरे पास आना। सेकंड सन बोलता है ऐसा क्यों। रियोंजी बोलता है तुम मुझे रोक देना शादी करने से। ये शब्द सुनते ही थोड़े समय के लिए शांति सी हो जाती है एकदम ही। उसके बाद सेकंड सन को बर्दाश्त नहीं होता, वो जोर से हंस पड़ता है। रियोंजी बोलता है प्लीज़ मुझे रोकना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बोलना कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी अकेले ही बिताऊं। सेकंड सन बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। रियोंजी बोलता है चलो चलते हैं जहाँ ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड सन खड़ा होता है लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है, सही से उठ नहीं पाता। रियोंजी बोलता है तुम ठीक तो हो। सेकंड सन बोलता है मैं अभी भी रह सकता हूँ, भले ही मैंने एक हाथ और एक आँख खो दी है, लेकिन
सीक्रेट डिमोनिक सोल को हासिल करने के लिए ये कीमत बहुत ही कम है। उसके बाद दोनों जन जाते हैं जहाँ पे चारों मटेरियल्स को रखा रहता है और पांचवा मटेरियल रियोंजी के हाथ में रहता है। सीक्रेट डिमोनिक सोल जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है उसकी एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। फिर रियोंजी इंचेंटमेंट पढ़ना शुरू करता है पांचों मटेरियल्स के ऊपर, द ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक, और थोड़े ही समय में रियोंजी का इंचेंटमेंट काम करना शुरू करता है और उसके सामने देखते तो एक रोशनी सी चमकने लगी है और देखते ही देखते वो रोशनी एक पोर्टल में तब्दील हो जाती है जिससे भूतकाल में जा सकते हैं। रियोंजी देखकर खुद हैरान रहता है, उसे खुद यकीन नहीं होता कि उसने कर दिया। मैंने कर दिया? क्या तुम ये देख रहे हो? मैंने बोला था ना, मैंने कर दिया। पीछे देखता है तो सेकंड सन की हालत बहुत खराब है, वो उठने की भी हालत में नहीं है। और ऐसा देखकर रियोंजी के मन में खुद गर्जी आ जाती है क्योंकि उसकी नज़रों के सामने समय में पीछे जाने का पोर्टल है जहां वो सब कुछ बदल सकता है, अपनी पूरी जिंदगी ही। और फिर अपना कदम पोर्टल की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे सच में माफ़ करना। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सच में तुम्हें ढूंढूंगा और बताऊंगा उस तबाही के बारे में। मेरी फैमिली की सबसे बड़ी इच्छा यही थी, समय में पीछे जाना, और साथ में मेरी भी। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है, वो हिल नहीं पा रहा है जगह से थोड़ा भी। उसका डिमोनिक एक्यू पॉइंट सील्ड हो गया है। पीछे से उसे आवाज आती है, रियोंजी तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? रियोंजी घबरा जाता है पूरी तरह। सेकंड सन बोलता है, सब लोगों को छोड़कर तुमने ऐसा किया, और उसका गला पकड़ के जमीन पे तेजी से पटक देता है। रियोंजी की आंखों में आंसू रहता है, बोलता है, मैं थोड़े समय के लिए भूल गया था मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सच में माफ करना। मुझे पता है कितना कुछ तुमने झेला है इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनकर सेकंड सन थोड़ा शांत होता है और उसका गला छोड़ देता है। रियोंजी देखकर हैरान रहता है। सेकंड सन बोलता है, मैं भी तो एक मतलबी शख्स हुआ, सभी लोगों को छोड़कर मैं सिर्फ अपना ही देख रहा था और इसी वजह से मैं इन सब चीज़ों को हासिल कर पाया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसको सच में तुरंत ही मार देता था। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो तुम हो। तुम्हारा शुक्रिया इतने लंबे समय तक मेरा इंतजार करने के लिए। ऐसा सुनकर रियोंजी की भावनाएं बाहर आने लगती हैं। बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो। सेकंड सन उसे ही देखता रहता है और वो बोलते ही बोलते वहीं पर जम जाता है पूरी तरह। उसे समझ में नहीं आता क्या हो गया अचानक से, लेकिन देखता है तो अगल बगल की चीजें सबकी सब थम गई है। एक हिसाब से समय ही रुक गया है। सोच में पड़ जाता है आखिर में हो क्या रहा है। उतने में ही उसे आवाज आता है, तुमने सारे टेस्ट को पास कर लिया है। और पीछे से एक रोशनी चमकने लगती है। देखता है तो पीछे एक शख्स खड़ा है। सेकंड सन पूछता है, कौन हो तुम? वो शख्स बोलता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें भूतकाल में भेज सकता हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो स्वर्ग के बारे में समझ सके। तुम क्या सोचते हो, एक मामूली सा जीव और कोई मार्शल आर्ट समय में पीछे भेज सकती है? असली मटेरियल इस टेक्निक का कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और मेहनत से तुमने ये सब चीज़ों को हासिल किया है। जिस जिंदगी के लिए तुम जी रहे थे उस टेस्ट को तुम पास कर चुके हो। एक लक्ष्य को दिमाग में रख के तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया और माफ कर दिया रियोंजी को। वो तुम्हारा आखिरी टेस्ट था और असलियत में ये सबसे मुश्किल परीक्षा थी, लेकिन तुमने बहुत आसानी से कर दिखाया। सेकंड सन बोलता है, अगर मैं परीक्षा में सफल हो गया तो मेरी इच्छा पूरी करो, प्लीज मुझे समय में पीछे भेजो। वो शख्स बोलता है, तुम वहाँ क्या करोगे? सेकंड सन बोलता है, मैं उनको मौत दूंगा जिसको मौत मिलनी चाहिए और उन्हें बचाऊंगा जिससे नहीं मरना चाहिए। वो शख्स बोलता है, तुम समय में पीछे जाना चाहते हो सिर्फ ये सब करने के लिए? सेकंड सन बोलता है, और मैं अपनी ज़िंदगी किसी मतलब में जीना चाहता हूँ। शायद से इसीलिए मैं इतना बेताब था पीछे जाने के लिए, क्योंकि मैं पछताता हूँ जिस हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी जिया हूँ। इतना गुस्सा मूगी के लिए। वो शख्स बोलता है, किस चीज़ का पछतावा है तुम्हें? सेकंड सन बोलता है, सभी चीज़ों का। जब से मैं जन्म लिया हूँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं खुद से किया हूँ। जो भी मैं किया हूँ वो कोई ना कोई करवाया है मुझसे। मैं इतनी सारी घटनाओं से पूरी तरह घिर गया था। इससे पहले मुझे एहसास होता इस चीज़ का, मेरी ज़िंदगी अंत होने पर आ गई। वो शख्स देखकर मुस्कुराता है, बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कौन सी ज़िंदगी अब तुम जियोगे। मैं देखना चाहूँगा तुम अपनी नई ज़िंदगी में क्या करते हो। और आग की लपटों की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, सभी चीज़ें दोबारा हिलने लगती है। रियोंजी माफ़ी ही मांगता रहता है। बोलता है, ये शर्म की बात है कि मुझे ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन प्लीज़ भूलना नहीं अपना वादा। मुझे शादी करने से तुम्हें रोकना ही है। सेकंड सन मुड़ जाता है और पोर्टल की तरफ बढ़कर बोलता है, चिंता मत करो। और वो पोर्टल के जरिए समय में पीछे जाने ही वाला रहता है। रियोंजी दोबारा बोलता है, भूलना नहीं तुम अपना वादा। और एक समय के लिए सभी चीजें सफेद सी दिखने लगती है। आंखें खोलता है सेकंड सन तो वो पाता है समय में खुद को पीछे, जहाँ पे अभी वो किसी से लड़ने वाला है और बहुत सारे लोग खड़े हैं उसे देखने के लिए।
सेकंड सन देखता है मूर्ति को तो सच में मैं अब पीछे आ गया हूँ। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं उत्साह में, तो सच में मैं पीछे आ गया हूँ। तभी उसका ध्यान जाता है कहीं और, देखता है तो सामने बैठे हैं हेवनली डीमन, सेकंड सन के फादर। सेकंड सन को देखकर अच्छा लगता है अपने फादर को, मुस्कुराता है देखकर। तभी उसे आवाज आती है, सेकंड यंग मास्टर, और कितनी देर तक ऐसे ही इंतजार करोगे? चलो शुरू करते हैं लड़ाई। सेकंड सन देखता है तो उसके सामने एक शख्स खड़ा है लड़ने के लिए। सोचता है तो आज का दिन वो दिन है, दिन न्यू डीमन स्कर। सेकंड सन के सामने एक व्यक्ति खड़ा रहता है उससे लड़ने के लिए। मेरे फादर हेवनली डीमंस ऐलान कर दिए थे अगले कल्ट लीडर को वो खाली ब्लड लाइन से नहीं चुनेंगे, उसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। और इस ऐलान से हर जगह शोर मच गया था, क्योंकि इसका मतलब ये है हेवनली डीमन कोई भी बन सकता है। बस बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। और आने वाली जनरेशन के लिए युद्ध प्रतियोगिता शुरू किए कल्ट लीडर के लिए। और जो कोई भी डीमन इस कर्मिस में जीतेगा वो चैलेंज कर सकता है हेवनली डीमंस के 2 बेटों को, और जो भी उसमें जीतेगा हेवनली डीमन उसकी एक इच्छा पूरी करेंगे। सेकंड सन से लड़ने वाला व्यक्ति बोलता है, अभी भी मौका है, क्यों ना तुम हार मान जाओ। सेकंड सन देखता है तो उसे याद आता है, मुझे अभी जस्ट पहले का याद आया, लड़ने के लिए ये मुझे चुना था। काफ़ी अजीब लगा था, क्योंकि इसका ये फैसला था, इसने सोचा था कि मैं मेरे बड़े भाई से आसान टारगेट रहूँगा। लेकिन फिर से पहले का देखूँ तो एक अलग ही कारण था जो इसने मुझे चुना था। किचन में जो कुक था इसने उसको घूस दिया था और बोला था मेरे खाने में मिलाए एनर्जी डिस्पर्सिंग पॉइजन, जिससे मैं थोड़े समय के लिए अपनी एनर्जी इस्तेमाल ना कर सकूं। और मैं हार गया था इस गंदे से ट्रिक की वजह से। मैंने मेरे फादर को भी बोला था मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन वो मुझे कुछ बोले ही नहीं। यहाँ तक कि वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे मेरी ही गलती है कि मैं उस ट्रिक में कैसे फंस गया। और उसके बाद मैंने खुद को पुश किया मेरा लिमिट बढ़ाने के लिए उस हार की वजह से, और उस गलती और नाकामयाबी के लिए जो मुझे अनुभव हुआ था। और आगे आने वाली वॉर में मैं अपनी पोजीशन खो दिया था। सब कुछ शुरू हुआ था बस उस हार की वजह से। फिर से वो व्यक्ति बोलता है, सेकंड यंग मास्टर, क्या आपका ध्यान यहाँ नहीं है? मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। सेकंड सन बोलता है, क्या बोला था तू? तेरा नाम क्या है? वो चिढ़ जाता है पूरी तरह, तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो पियोंग हू को? सेकंड सन बोलता है, अरे हाँ पियोंग हू। सोचता है ये डिसाइपल है सुप्रीम 8 डीमन में से एक डीमन का, चियोम्पा द ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन। पियोंग हो उसका 5वां डिसाइपल है। पियोंग हो बोलता है, मेरे साथ मस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? इतना मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन सेकंड सन का वहाँ ध्यान ही नहीं रहता। वो अपने फादर को देखता है, सोचता है मुझे ये पहले पता नहीं था, लेकिन मैं अभी सोचूं तो मेरी फादर की आंखों में पूरी तरह दिख रहा है कि मेरे शरीर के अंदर एनर्जी डिस्पर्सिंग पॉइजन है। ये मुझे देख रहे थे इन हालातों में मैं कैसे खड़ा उतरूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी वो है जो मैं सीखा हूँ पिछली जिंदगी में। पियोंग हो को मैं आसानी से हरा सकता हूँ बस खाली एक मूव में, बिना मेरे अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल किए हुए। लेकिन मैं इन सभी को अपनी असली स्किल्स नहीं दिखा सकता, मुझे अभी के लिए छुपाना होगा। अपना हाथ उठाकर बोलता है, यहाँ जितने भी कल्ट के हीरोज इकट्ठा हुए हैं मैं उन सभी के सामने बोलता हूँ मैं पियोंग हो से लड़ूंगा बिना मेरी इनर एनर्जी का इस्तेमाल किए हुए। सभी लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं। पियोंग हू हक्का बक्का हो जाता है, क्या? जितने भी लोग खड़े रहते हैं सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अनराइवल स्वॉर्ड्समैन, और बार बार यही चिल्लाते रहते हैं। और ऐसा सुनने की वजह से पियोंग हो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो भी अपना हाथ उठाकर बोल देता है, तो तुम ऐसा खेलोगे तो मैं भी तुमसे अपनी बिना इनर एनर्जी का इस्तेमाल किए हुए लड़ूंगा। उसके मन में यही रहता है, सब उसके लिए भी ऐसे ही शोर शराबा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग तो उल्टा बोलने लगते हैं आपस में, क्या ये भी अब अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेगा? ऐसा लगता है बहुत बोरिंग होगा, मैंने खाली समय की बर्बादी किया। ये सब सुनकर पियोंग हो बोलता है, सेकंड यंग मास्टर, भले ही मैं अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल ना करूं, लेकिन तुम मेरी स्वॉर्ड को याद रखना, उसके पास आंखें नहीं है, मैं कुछ भी इससे काट दूंगा जहाँ पे भी ये जाएगी। सेकंड सन सोचता है, मुझे ये मेरा जवान शरीर विदेशी लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या मैं जैसा मूव करना चाहूंगा वैसा मैं कर पाऊंगा अभी? पियोंग हो बोलता है, अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो। सेकंड सन बोलता है, मुझे नहीं लगता मेरी स्वॉर्ड को तुम्हारे खिलाफ निकालनी पड़ेगी बाहर। पियोंग हो के पीछे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे तुम्हें वो तो सच में बहुत नीचा देख रहा है। पियोंग हो को अच्छा नहीं लगता और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, क्योंकि तुम कल्ट लीडर के बेटे हो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ और पैर जरूर ले लूंगा। और तुरंत ही तेजी से अटैक करने के लिए सेकंड सन की तरफ बढ़ जाता है और एक स्लैश मारता है, लेकिन सेकंड सन बहुत ही आसानी से उससे बच जाता है। सोचता है, अच्छा है, पहले जैसा ही तेज मैं अपने शरीर से अभी भी रिएक्ट कर सकता हूँ। उतने में ही पियोंग हो दूसरा स्लैश मारने के लिए आगे आता है और मार देता है तुरंत ही। ऐसा लगता तो है मार दिया है,
लेकिन देखते हैं तो सेकंड सन ने तुरंत ही जंप मार दिया था और उससे भी बड़ी आसानी से बच जाता है। पीछे खड़े होकर अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराकर सोचता है, इस उम्र में मेरा दिल कितनी ताकत से धड़क रहा है। पियुंग हो को ऐसा लगता है उसे देखकर मुस्कुरा रहा है और ज्यादा चिढ़ जाता है, कमीने तेरी मुझ पे हंसने की हिम्मत हुई, और दोबारा तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सेकंड सन इस बार खाली बचेगा नहीं, उसे देखकर तुरंत ही उसकी तरफ तेजी से बढ़ जाता है। पियुंग हो को समझता नहीं क्या करना चाहिए उसे, और उतने में ही सेकंड सन जोर का उसके सीने पे ही मारता है। उसके दर्द से पियुंग हो का मुंह खुल जाता है, दर्द में उसका मुंह खुला ही रहता है। उतने में ही एक मुंह पे ही जोर का पंच मार देता है। उड़ के पीछे जाने वाला रहता है इम्पैक्ट से, लेकिन फिर उसे पकड़ लेता है और तीसरे पंच की तैयारी करता है। मेरा मतलब 3-4 पंच एक साथ में ही मार देता है और उन पंचेस से उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है। उसके मुंह से खून आ जाता है और जमीन पे घुटने पे आ जाता है। लेकिन सेकंड सन वहाँ भी नहीं रुकने वाला है, वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है, क्या ये वही हाथ है जिसे तू इस्तेमाल किया था मुझे पॉइजन देने के लिए? पियुंग हो एकदम ही घबरा जाता है, लेकिन उसके लिए देर भी हो गई रहती है और उसके हाथ पर अपने घुटने से मारकर उसका हाथ बीच से ही तोड़ देता है पूरी तरह। दर्द से बहुत ही ज्यादा चीखता है वो। सभी लोग देखकर एकदम हक्के बक्के रहते हैं। पियुंग हो गिर जाता है तुरंत ही और मेरे हिसाब से लड़ाई यहीं पे खत्म होती है। सोचता है, अब जब मैं समय में पीछे आ गया हूँ तो मैं किसी को भी ऐसा नहीं करने दूंगा कि वो मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलाए। और फिर कोई एक शख्स हाथ उठाता है अपना, सभी लोग वहीं पर देखने लगते हैं शांति से। वो हाथ रहता है हेवनली डीमन का। बोलता है, मैंने बोला था मैं एक इच्छा पूरी करूंगा, तो मुझे बताओ तुम्हारा डिजायर क्या है? पियुंग हो अपना हाथ पकड़कर वही बैठा रहता है दर्द में। सेकंड सन वहीं पे खड़ा रहता है। सोचता है ये बात सुनकर, ज्यादातर लोग मांगते हैं आर्टिसन स्वॉर्ड या फिर सीक्रेट मार्शल आर्ट्स मैनुअल, और लोग ऐसे ही सोचते होंगे कि मैं भी ऐसा ही कुछ मांगूंगा, लेकिन इस समय मैं अपने ही हिसाब से चलूंगा। बोलता है, मेरी इच्छा है मैं आपके साथ हंट पर जाऊं मेरे फादर। उसके फादर कुछ भी नहीं बोलते। पियुंग हो देखने लगता है ये चीज सुनकर। पियुंग हो नहीं, सभी लोग देखने लगते हैं। हेवनली डीमन बोलता है, तो तुम मेरे साथ हंटिंग पर जाना चाहते हो? सेकंड सन बोलता है, हाँ मैंने सुना था आप जब जवान थे हंटिंग पर जाकर आप बहुत मजे करते थे। मैं सीखना चाहता हूँ आपसे हंटिंग करना। उसके फादर देखते हैं, फिर खड़े होकर बोलते हैं, हम कल निकलेंगे हंट के लिए, और वहाँ से वापस चले जाते हैं। सेकंड सन अपने फादर को ही देखता रहता है। तभी उसे आवाज आती है पियुंग हो को, कितना बेवकूफ है ये, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम ऐसी फालतू सी इच्छा मांगोगे। सेकंड सन हंसते हुए बोलता है, अरे हाँ तुमने क्या बताया था, तुम्हारा नाम क्या है? पियुंग हो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, मैं मार दूंगा तुम्हें, इसका अभी अभी एग्जीक्यूशन करो, तुरंत ही एग्जीक्यूशन करो इसका। सेकंड सन सोचता है, अब जब मैं वापस आ गया हूँ, तुम सभी ने जो अपना लापरवाह जीवन बिताया है अब उसमें मेरी रुचि नहीं रही। और देखते ही देखते सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है। सेकंड सन आईने के सामने खड़ा रहता है। देखकर सोचता है, मैं फिर से जवान हो गया, पहले की तरह बूढ़ा नहीं रहा। हुआ मुगी, क्या करता होगा अभी ये? अगर मैं इसे ढूंढ सकता तो इसके ताकतवर बनने से पहले ही इसे मार देता, सब दिक्कतों का पहले ही समाधान कर देता। लेकिन दिक्कत ये है, उसे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये जियानहू में अचानक से आ गया था, ऐसा जैसे कि आसमान से गिरा कहीं से। मुरिम अलायंस को तबाह करने के बाद दी ऑर्थोडॉक्स अलायंस और द डिमोनिक कल्ट अपने आप को ये दुनिया से पूरी तरह छुपा दिया था, इसीलिए इसके बारे में जानकारी कुछ कहीं भी नहीं निकल पाई। लेकिन पूरी दुनिया को इसका नाम बताकर इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और अंत में मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी है मुगी से भी ज़्यादा ताकतवर बनना। यही सब खड़े होकर सोचते रहता है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, यंग मास्टर आज अब बहुत ही कमाल का लड़े। पीछे देखता है तो कोई लेडी खड़ी है। बोलता है, लियान। लियान बोलती है, आप सही बोले यंग मास्टर, और ये है लियान, सेकंड सन की बॉडीगार्ड। सेकंड सन को याद आता है, ये सही है, लियान मेरे साथ थी, लेकिन उस समय लियान की साइज के बारे में मुझे पता नहीं था कि ये जो मार्शल आर्ट सीखी है उसकी वजह से था। नहीं, असलियत में ये सब मेरे लिए ही था। बॉडी प्यूरिफिकेशन टेक्निक जो इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है उसका वेट बढ़ जाता है, शरीर सख्त हो जाता है पत्थर जैसा थोड़े समय के लिए। ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है और इसे यही सिखाया गया था। मार्शल आर्ट्स में सबसे बड़ा फ्लॉ जो भी हो, क्या इसी वजह से इसका शरीर इतना बड़ा है? ये अपने आप को मेरे सामने ला दी थी। हुआ मोगी की तरफ से जो सॉर्ड ऑरा आया था उसे रोकने के लिए, मुझे जिंदगी देने के लिए, खुद को कुर्बान करने के लिए, उसका शुक्रिया तुम्हारा। लिया बोलती है, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? सेकंड सन को उसकी आवाज़ सुनकर उसे एहसास होता है, मुझे एहसास नहीं था उस समय इसकी आवाज़ इतनी प्यारी होगी। मेरे लिए ये अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय मैंने सोचा था ये एक खाली आम बॉडीगार्ड है। मैंने इसे ऐसे ही ले लिया था जैसे हवा में लोग सांसें ऐसे ही ले लेते हैं।
उसके पास जाता है चलकर। ये मेरी यादों से भी ज्यादा बड़ी है। सेकंड सन को उसे देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है। लिया भी देखती रहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती क्यों ऐसे देख रहे हैं लियान। सभी उसके बारे में बोलते थे, ये बड़ी होकर दुनिया में सबसे सुंदर दिखेगी। लेकिन लियान जो इतनी सुंदर दिखती थी, अचानक से एक दिन मोटी हो गई। मुझे पता नहीं था ये कितनी रोई थी मोटी होने के बाद। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था उसकी आंखें रो रो कर कैसी हो गई थी। मैं सोच रहा हूँ उसे कैसा लगा होगा। वो अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दी, जो बहुत ही सुंदर दिख सकती थी एक समय आने पर। उसके बाद मैं उसके साथ कैसा बर्ताव किया, ऐसा बोलूँगा उसके मोटी होने के बाद मैं उसके साथ और भी बुरा बर्ताव किया। लियान, मैं तुम्हें एक चीज़ का वादा करता हूँ, बॉडी प्यूरिफिकेशन का साइड इफेक्ट मैं तुम्हारे शरीर से निकाल फेंकूंगा। लियान बोलती है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? सेकंड सन बोलता है, मैं ठीक हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ काफ़ी। लियान बोलती है, आप बहुत अलग लग रहे हो आज। सेकंड सन आगे जाते हुए सोचता है मुस्कुराकर, जैसा सोचा था मेरी बॉडीगार्ड लियान हर दिन जो मेरी रक्षा करती है, मेरे अंदर बदलाव तो देख ही सकेगी। बोलता है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ अजीब दिखाता हूँ। लियान पूछती है, कहाँ जा रहे हैं? सेकंड सन बोलता है, डाइनिंग टेबल को घुमाने। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सन और लियान वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर खाना बनता है और सभी कुक वहीं पर आके खड़े रहते हैं। सेकंड सन बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कुक बोलता है, मैं समझा नहीं आपका मतलब क्या है। सेकंड सन बोलता है, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्यों मेरे खाने में पॉइजन मिला है, एनर्जी डिस्पर्सिंग पॉइजन। वो शख्स पूरी तरह घबरा जाता है, बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सेकंड सन बोलता है, क्या तूने जुआ खेल दिया 3000 नियन का जो तुझे मिला था? सोचता है ये लड़का बहुत बड़े कर्जे में है, जुआ के चक्कर में अपने माँ बाप के सारे पैसे लगा दिया, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी लिया, इसीलिए ऐसा पागलपन कर सकता है मेरे खाने में जहर मिलाना। वो लड़का तुरंत ही घुटने पे आकर बोलता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, पैसे के चक्कर में मैं अंधा हो गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सेकंड सन पूछता है, पियोंगू क्या तुझसे अकेले में मिलकर तुझे पैसा दिया था? वो लड़का हाँ बोलता है। उतने में ही उसका सर अलग हो जाता है उसके धड़ से, सभी लोग घबरा जाते हैं पूरी तरह। सेकंड सन बोलता है, सर मानी चाहिए, कुक सारे लोगों को हटाकर एक खाना बनाने वाला जहर दे रहा है। सारे कुक घुटने पे आकर माफी मांगने लगते हैं। हेड शेफ बोलता है, मुझे माफ कर दो यंग मास्टर, मैं सभी चीजों का जिम्मेदारी लेता हूँ। सेकंड सन बोलता है, तुम क्यों? तुमने तो खाने में जहर नहीं मिलाया ना, गलती उसकी है जो खाने में जहर मिलाया। शेफ बोलता है, नहीं, आखिर में ये सब मेरे ही किचन में हुआ है तो सब जिम्मेदारी मेरी ही है। सेकंड सन बोलता है, कुक लिम, क्या इसका मतलब कल्ट में भी जो कुछ हो रहा है क्या ये सब मेरे फादर की गलती है? कुक बोलता है, नहीं ऐसा कभी नहीं। सभी लोग घबराए रहते हैं क्या होने वाला है। सेकंड सन बोलता है, तो तुम क्यों ऐसे सारी चीज़ों का जिम्मेदारियाँ ले रहे हो? फालतू बातें मत करो और मेरे लिए बनाओ चिकन नूडल्स डिनर के लिए। और वहाँ से चली जाता है। कुक सोचते ही रहता है। लियान सेकंड सन से पूछती है, क्या आपने कुछ दिन पहले ही वो नहीं खाया था? सेकंड सन लियान को देखता है, लियान भी उसे देखती है, सोचता है कुछ दिन नहीं कुछ डेकेड्स हो गए हैं मेरे लिए। फिर अगले दिन हम देखते हैं हेवनली डीमन हंटिंग पर जाने के लिए तैयार हैं। सेकंड सन को देखकर बोलते हैं, ये सब ध्यान भटकाने वाली चीजें क्या लेके चल रहे हो? सेकंड सन बोलता है, ये वही चीजें हैं जो हमें कुछ दिन के लिए चाहिए होगा। हेवनली डीमन बोलता है, कुछ दिन? मैं खाली एक दिन ही हंटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। सेकंड सन बोलता है, क्या पता आपको हंटिंग करने में मजा आए और आप कुछ दिन और रुक जाओ वहाँ। हेवनली डीमन देखता है, फिर आगे चलते हुए बोलता है, काफी बड़ा सपना देखे हो तुम। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं वहाँ से जंगलों में हंटिंग करने के लिए। साथ में आगे चलकर जाते रहते हैं। उतने में ही उसके फादर बोलते हैं, जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छे हो। सेकंड सन सोच में पड़ जाता है, क्या इनका ध्यान चला गया? पियोंगू से जब मैं लड़ रहा था अपनी स्किल्स छुपाकर जो पिछली जिंदगी में बिल्ड किया हूँ, मेरे लिए अच्छा यही होगा इन्हें मैं बता दूं। बोलता है, मैं अपनी स्किल्स छुपा के रखा हूँ। उसके फादर बोलते हैं, हाँ मैंने देखा। सेकंड सन हंसकर बोलता है, मैं बिल्ली नहीं हूँ जो हिचकिचाऊंगा, मैं बीस्ट हूँ जो अपने क्लॉज छुपा के रखता हूँ। उसके फादर बोलते हैं, आखिर में बीस्ट अपने क्लॉज क्यों छुपाएगा? सेकंड सन बोलता है, ओह मैंने उस नजरिए से नहीं सोचा। उसके फादर बोलते हैं, इसीलिए तुम बिल्ली हो। साउरिंग सॉर्ड आर्ट कितना तुमने मास्टर किया है? साउरिंग सॉर्ड आर्ट यह हेवनली डीमन के ब्लड लाइन से पास होते चले आ रहा है जनरेशन से, और ये एक्सट्रीमली एडवांस मार्शल आर्ट्स है, उसी मार्शल आर्ट्स की तरह जो मैं सीखा था डीमन सुप्रीम से। बोलता है, मैंने पूरा मास्टर कर लिया। और उतने में ही तेजी से उसके कान के बगल से एनर्जी रे जाती है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। सोचता है, अगर तुरंत ही मैंने अपना चेहरा नहीं हटाया होता तो मेरा गाल पूरा चले जाता था। उसके फादर बोलते हैं, तो तुम सच में मास्टर कर लिए हो? सेकंड सन बोलता है, आपको ये लगा नहीं कि मैंने मास्टर कर लिया फिर भी आपने मुझ पे अटैक कर दिया? क्या करते आप अगर मैं उसे डॉज नहीं कर पाता? उसके फादर बोलते हैं, तुम बस झूठ का भुगतान करते, तुम उस अटैक से बच नहीं पाते अगर तुमने मास्टर नहीं किया होता पूरी तरह।
सेकंड सन बोलता है फिर भी ये चेहरा आपके जैसा ही है, इस पे कोई निशान आ जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। उसके फादर देखने लगते हैं। सोचता है सेकंड सन क्या मैंने ज़्यादा ही बोल दिया क्या। आगे चलते हुए हेवनली डीमन बोलता है इस उम्र में तुमने मास्टर कर लिया उसे, ये सच में प्रशंसा वाली बात है। ये सुनकर सेकंड सन को बहुत अच्छा महसूस होता है। उसके बाद वो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। मन में बोलता है शुक्रिया आपका। उसके फादर जानवरों को सुराग ढूंढते रहते हैं। उतने में ही सेकंड सन बोलता है आपने हंटिंग किससे सीखा। उसके फादर बोलते हैं मेरे बड़े भाई से। सेकंड सन सुन के हैरान हो जाता है मेरे कोई अंकल भी हैं। उसके फादर बोलते हैं उसकी मौत हो गई है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने उसे मार दिया था। सेकंड सन सोच में पड़ जाता है क्या बोलना चाहिए मुझे, फिर बोल देता है आपने बहुत अच्छा किया। उसके फादर ये सुनकर थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं। उतने में ही सेकंड सन बोल देता है अगर आप ऐसा नहीं किए होते तो मैं शायद से जन्म नहीं लिया होता। ये बात सुनकर हेवनली डीमन कुछ भी नहीं बोलता, आगे चलने लगता है। सेकंड सन सोचता है देखकर यहाँ तक कि मेरे फादर को भी दुख हुआ अपने परिवार से लड़ते हुए। पिछली जिंदगी में ये चीज़ मैंने बहुत बार देखा है, बाहर से जितना ही शक्तिशाली इंसान लगेगा अंदर से उतना ही जख्मी होगा। उसके फादर बोलते हैं पहले मैं कोई और उपाय ढूंढ नहीं पाया था। ये सुनकर सेकंड सन सोच में पड़ जाता है फादर सक्सेसर की वॉर में कोई और उपाय ढूंढ नहीं पाए थे अपने भाई को मारने के अलावा। बोलता है मैं यही मनाता हूँ कि आप ये ना सोचो कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैं वो नहीं कर सकता जो आप नहीं कर पाए, और आप पहले से ही जानते हैं कि मुझे उस पर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा भाई उतना ही क्रूल और बेर है। उसके फादर वहीं पे खड़े होकर देखने लगते हैं। बोलते हैं तुम ऐसी बातें कर रहे हो जब तुम्हारा भाई नहीं है तो। उसके बाद कुछ भी नहीं होता। दोनों जन आगे चले जाते हैं। पहाड़ चढ़ते रहते हैं साथ में। पीछे से सेकंड सन चढ़ते हुए सोचता है मैं मेरी पिछली ज़िंदगी में शादी नहीं किया था और इसीलिए मुझे नहीं पता बच्चे होना कैसा होता है, तो मैं बहुत सोच में हूँ कैसा महसूस होगा जब मैं फादर बनूंगा। उसके फादर वहीं पे खड़े रहते हैं। सेकंड सन भी चढ़ जाता है। पूछता है कुछ है क्या वहाँ। उसके फादर बोलते हैं हमारा डिनर। सेकंड सन बोलता है फिर तो हमें मारना होगा। उसके फादर बोलते हैं तुम किसी ऐसी चीज़ को कैसे मारोगे जिसको तुम देख नहीं सकते, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, अगल बगल की चीज़ों को महसूस करो। सेकंड सन बोलता है ठीक है, और अपनी आंखें बंद करके महसूस करने लगता है अगल बगल की चीज़ों को। जब मास्टर को पता करना रहता है अपोनेंट के पास क्या मटेरियल है, तब वो अगल बगल की चीज़ों में और हवाओं में वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, और ज़्यादातर लोग उसे बोलते हैं एनर्जी फ्लो। मैं एनर्जी फ्लो महसूस कर सकता हूँ खाली मेरे फादर के अगल बगल की जो एनर्जी फ्लो है। उसके फादर बोलते हैं अपनी कुछ एनर्जी सामने की तरफ एक लाइन में भेजो, बिना अपनी इनर एनर्जी को ब्रेक किए हुए। अपने शरीर को समझो यार्न की बॉल की तरह, और फिर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को डिस्चार्ज करो जैसे तुम अपने शरीर से कोई धागा निकाल रहे हो। क्या तुम वहाँ पहुँच गए? सेकंड सन बोलता है हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ। उसके फादर बोलते हैं क्या लगता है क्या है वो? सेकंड सन बोलता है मुझे लगता है एक ट्री है। उसके फादर बोलते हैं और भी गहराई से देखो, धीरे धीरे एनर्जी फ्लो को और भी ज्यादा बढ़ाता है अंदर की तरफ, और फिर उसे पता चल जाता है एक बीस्ट है वहाँ छुपा हुआ। बोलता है अपने फादर को एक वाइल्ड बोर है या फिर बियर। उसका शरीर फर और सख्त है इसलिए मुझे लगता है वो वाइल्ड बोर है। उसके फादर बोलते हैं तुमने सही बोला, ये एक वाइल्ड बोर है। देखते हैं सेकंड सन को, फिर बोलते हैं पहली बार इतनी दूर से मुझे भी पता लगाने में मुश्किल हुई थी। सेकंड सन बोलता है मेरी बॉडी गिफ्टेड है जो जल्दी जल्दी मार्शल आर्ट्स को सीख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दोनों जन मिलके बोर को मार देते हैं, और देखते ही देखते सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है। आग जलाकर बोर को कुक करने लगता है सेकंड सन। उसके फादर पूछते हैं हंटेड एनिमल्स को कुक करना कभी सीखे तुम? सेकंड सन झूठ बोल देता है बुक से सीखा। उसके फादर बोलते हैं तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी स्किल्ड हो, लेकिन तुमने ऐसा पहले कभी किया भी नहीं है। सेकंड सन बोलता है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, आपको अगर ऐसा लगता है तो। सोचता है वैसे मैंने अनगिनत वाइल्ड बोर्ड्स को मारा है रिग्रेशन के पहले। बोलता है जिस पे आप बैठे हो उसकी मैंने तैयारी की थी ताकि आप मेरे लिए कुछ करो, ये भारी सामान उठाने के लायक था आखिर में। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ इसलिए हंट करना चाहते थे ताकि तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओ और बन सको सक्सेसर मेरे? सेकंड सन बोलता है नहीं, मुझे पता है ये पहले से ही, ये चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। मैं सक्सेसर खुद से बन सकता हूँ बिना आपकी मदद लिए हुए। उसके फादर बोलते हैं तुम में तो बहुत आत्मविश्वास है, बताओ मुझे क्यों मेरे साथ हंट करना चाहते थे तुम? सेकंड सन बोलता है मेरे पास दो वजह है इस चीज़ की। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ जो कुछ भी सीख सकूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ऐसा लगता है वो चीज़ में मैं सफल रहा। उसके फादर बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बनने के बाद क्या? सेकंड सन बोलता है लगता है आप गलत समझे, मैं आपको समझाना चाहूँगा मैं क्या सोचता हूँ। मैं इसलिए ताकतवर नहीं बनना चाहता ताकि मैं हेवनली डीमन बन सकूँ। आप अभी भी स्ट्रॉन्ग और हेल्थी हो, तो मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता ये कोशिश में कि मैं हेवनली डीमन बन सकूँ। मैं इस चीज़ से खुश रहूँगा अगर मैं हेवनली डीमन मार्शल आर्ट सीख सकूँ सक्सेसर बनकर। सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी 9 क्लैमिटीज डिमोनिक आर्ट सीखना होगा और मास्टर करना होगा। नहीं, मुझे उससे भी ऊपर के लेवल पर जाना है।
क्योंकि मेरे फादर जो मास्टर कर लिए है 9 कैलेमिटीज डिमोनिक आर्ट को, वो भी हुआ मूगी से हार गए थे। मुझे मास्टर करना होगा कैसे भी करके, सोच में ही रहता है। तभी उसके फादर बोलते हैं और दूसरी वजह क्या है। उसके फादर की दिलचस्पी देखकर सेकंड सन को बहुत अच्छा लगता है। बोलता है मेरी दूसरी वजह यह है क्योंकि मैं आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ, यह हमारा पहली बार है ऐसा करना। उसके फादर मुस्कुरा कर बोलते हैं क्या बेवजह की भावनाएं हैं, एक दिन तुम्हें मरवा देगी। सेकंड सन बोलता है बेवजह क्यों, मैं समय बिता रहा हूँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान के साथ। अगर आप कोई गाना गा दो तो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट सॉन्ग हो जाएगा वो। अगर आप कोई अल्कोहल पियो तो वो दुनिया का बेस्ट अल्कोहल हो जाएगा। उसके फादर उसे देखते हैं, फिर नजरें हटा लेते हैं। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है। मेरे फादर की यादें जब भी मैं याद करने की कोशिश करूं तो कोई भी यादें मुझे मिलती नहीं थी। आखिर में जो यादें तुम्हें डरा दे वो यादें कैसी हैं। इस जीवन में मुझे वो यादें फिर से नहीं चाहिए। लेकिन आप इतना भी मत खुश हो जाओ, ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ फादर, ये सिर्फ मेरे लिए है। सुबह हो जाती है। सेकंड सन बोलता है चलो चलते हैं अब। उसके फादर बोलते हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हंट के लिए आए हैं। तुम आए हो हेवनली डीमन के साथ तो कम से कम एक टाइगर को तो मारेंगे ही। सेकंड सन बोलता है क्या। उसके फादर बोलते हैं अब नाचना बंद करो, मेरे पीछे आओ। सेकंड सन पीछे पीछे चले जाता है तेजी से और फिर जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। उसके फादर को महसूस हो जाता है कहाँ है टाइगर। सेकंड सन को बोलता है अपनी आंखें बंद करो, टारगेट राइट साइड में है, पिछले वाले से दूर है इस बार। अगर तुम हवा से इस बार महसूस करना चाहते हो तो अपनी एनर्जी को इन्फ्यूज करो हवा में। सेकंड सन वही करते करते सोचता है इतने समय तक मैं मेरे फादर के साथ मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं सिखाया इन्फ्यूज करना एनर्जी को हवा में। कोई भी नहीं था वहाँ जो मुझे ये सिखा सके और कोई ऐसा मार्शल आर्ट सीखा भी नहीं था। उसके फादर बोलते हैं अब डिस्चार्ज करो अपनी एनर्जी को। अगर तुम इतने धीमे और सावधान हो तो तुम्हारे पास बस एक ही चाल रह जाएगी। अगर तुम इस चीज को इस्तेमाल करना चाहते हो असली हालातों में तो तुम्हें अपनी एनर्जी भेजनी होगी टारगेट के पास जितनी जल्दी हो सके उतनी। सेकंड सन कोशिश करता है, उसे महसूस होता है हवा और एनर्जी, लेकिन उसे परेशानी होती है कैसे दोनों को एक कर सके वो। फिर वो धीरे धीरे कोशिश करते करते आखिर में कर ही लेता है। उसे पता चल जाता है कैसे करते हैं ये। एनर्जी को इन्फ्यूज करना ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ही चढ़ जाना है। मुझे क्या करना है, उन दोनों को एक साथ में उलझाना है। फिर अपनी एनर्जी को इन्फ्यूज करके हवा के साथ आगे की तरफ भेजता है धीरे धीरे करके, और ऐसा धीरे धीरे करते हुए उसे दिख जाता है टाइगर कहाँ पे छुपा है। अपने फादर को बोलता है उधर सच में एक टाइगर है। उसके फादर घूरने लगते हैं। सेकंड सन बोलता है क्या हुआ। उसके फादर बोलते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग एनर्जी को डिस्चार्ज करने में इतना सुस्ती मत दिखाओ, उसमें जितनी ज्यादा तुम एनर्जी लाइंस को मेंटेन कर सकोगे उतना ही तुम्हारा जिंदा रहने का संभावना रहेगा। सेकंड सन बोलता है समझ गया फादर, मैं इस बात को दिमाग में गहराई से बैठा दूंगा। फिर दोनों जन मिलकर टाइगर को मार देते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। सेकंड सन अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है लिक्वियर, देखता रहता है अपने फादर को पीते हुए। उसके फादर पी के बोलते हैं ये काफी अच्छा है। सेकंड सन पीकर बोलता है ये मेरे लिए काफी स्ट्रांग है। सोचता है लेकिन ये झूठ है। उसके फादर बोलते हैं कोई भी डिमोनिक ह्यूमन लिक्विड स्ट्रांग होने के लिए शिकायत नहीं करता। सेकंड सन पूछता है तो क्या होगा अगर मैं ड्रिंक नहीं कर पाऊंगा तो। स्ट्रांग लिक्विड पीने से ज्यादा बुरे दिल का होना ज्यादा जरूरी है। उसके फादर बोलते हैं बुरा दिल, क्या तुम मुझे मार सकोगे तुम अगर जिंदा रहना चाहोगे तो। सेकंड सन बोलता है नहीं, कोई भी बच्चा अपने ही माँ बाप को कैसे ही मार सकता है, लेकिन उसके मन में ये भी झूठ है। अगर मेरे पास ज्यादा वजह हुई मेरे फादर को मारने की तो मैं मार दूंगा उन्हें भी। ये मैं पहली बार मेरे फादर के साथ बैठकर अच्छे से बातें कर पा रहा हूँ आज। मैं अभी अपनी जिंदगी से ज्यादा कैसे इनकी जिंदगी को प्यारी समझ सकता हूँ। बोलता है मैं कैसे आपको मार सकता हूँ। उसके फादर बोलते हैं अगर तुम इस चीज के बारे में इतना हिचकिचाओगे तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारा दिल बुरा है। सेकंड सन बोलता है फिर तो मुझे सीखना होगा स्ट्रॉन्ग लिक्विड को कैसे पीते हैं। उसके फादर ये सुनकर उसे देखते हैं गौर से, कुछ बोलते नहीं। फिर ये हंटिंग यहीं पे खत्म हो जाती है पूरी तरह। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सन घर पर आ गया है और ट्रेनिंग करता रहता है एनर्जी इन्फ्यूज करने की। सोचता है कुछ दिनों से ट्रेनिंग पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। रिग्रेशन के बाद अब मैं आसानी से एनर्जी को इन्फ्यूज कर सकता हूँ हवा में, और साथ में मैं 3-4 लाइन मेंटेन कर सकता हूँ। मुझे लगा नहीं था मेरे फादर मुझे एनर्जी डिस्चार्ज करना सिखाएंगे। अगल बगल की चीज़ों पर कैसे देखते हैं। दूसरी जिंदगी पाकर ये काफ़ी अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने दुश्मन को पहले ही ढूंढ लूंगा जो मुझ पर अटैक करने वाला रहेगा। और अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहूं और काबिल हो जाऊं एक साथ में 10 से भी ज़्यादा एनर्जी लाइंस को रिलीज करने में, तो मैं अपनी सारी टेक्निक्स को न्यूट्रलाइज कर सकूंगा अपने दुश्मनों के ऊपर। लेकिन यहाँ तक कि मेरे फादर जो इतने स्किल्ड हैं वो भी हुआ मूगी से हार गए थे क्योंकि हेवनली डीमन पेवेलियन में घुसपैठिए थे। दी हेवनली डीमन पेवेलियन एक ऐसी जगह जहाँ पे पूरी तरह पहरेदारी रहती थी। 3 बैरियर फॉर्मेशन का, 6 ट्रैप फॉर्मेशन का और एक ग्रुप जो ध्यान से चुना गया था इलाइट से।
और साथ में 8 डीमन सुप्रीम्स जो अलग अलग डायरेक्शंस में थे और वो लोग साथी थे जो प्रोटेक्ट करते थे हेवनली डीमन को। नॉर्थ में है डिमोनिक स्वॉर्ड्समैन, नॉर्थन हेवन फैमिली को लीड करता है द वन स्लैश स्वॉर्ड सुप्रीम। और साउथ में है डिमोनिक ब्लेड्समैन, साउथर्न हेवन ब्लेड्स फैमिली को लीड करता है ब्लड हेवंस ब्लेड्समैन। ईस्ट में है आयरन फिस्ट, ईस्टर्न फिस्ट फैक्शन को लीड करता है द अनडिफीटेड फिस्ट डीमन। वेस्ट में है डिमोनिक सॉर्सरर, उसको लीड करता है सोल स्टीलिंग डीमन। नॉर्थ में है फेसलेस स्वॉर्ड्समैन जो बनना चाहते हैं इवल स्माइलिंग डीमन। साउथ ईस्ट में है ड्रंकन स्वॉर्ड्समैन जो हमेशा पीते हैं डिमोनिक ड्रंकेड। साउथ वेस्ट में है पॉइजन फैंक्स जो हमेशा सर्च करते हैं पॉइजन को पॉइजन किंग के साथ। और अंत में नॉर्थ वेस्ट में है क्रेजी मॉन्क्स, वो लोग क्रेजी है डिमोनिक बुद्धास को लेकर। पहले मुझे लगा था दुश्मन बाहर का तोड़कर अंदर आए हैं, लेकिन ये बात थी ही नहीं। मुझे बाद में पता चला कि डिफेंस हमारा कभी टूटा ही नहीं था। मुझे यकीन है 8 सुप्रीम डीमन में से एक कोई हुआ मुगी को अंदर आने दिया था हेवनली डीमन पेवेलियन के अंदर, जहाँ हेवनली डीमन थे। या फिर एक से भी ज्यादा धोखेबाज हो सकते हैं और धोखेबाज कभी मिला ही नहीं था। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन धोखेबाज था, क्योंकि मैं 8 के 8 सुप्रीम डीमंस को धोखेबाज मानता हूँ। मेरे फादर की मौत के बाद कोई भी 8 सुप्रीम डीमन में से एक उठा नहीं था बदला लेने के लिए। उसकी जगह वो लोग कुछ और किए। सोच लिए डिमोनिक कल्ट को बंद करने का। वो पल अभी भी भविष्य में बहुत दूर है। तो मैं सारे 8 सुप्रीम डीमंस के बारे में जानता हूँ। मुझे पता है वो अपनी जिंदगी कैसे जिए हैं और उनके जिंदगी का आखिरी पल क्या था। सेकेंड सन का ट्रेनिंग वहीं पे खत्म हो जाता है, फिर वो बाहर निकलने जाता है। ये सोचकर इस बार मैं 8 सुप्रीम डीमंस को लड़वाऊंगा, जितना हो सके उतना। तभी उसे आवाज आती है, ओए मोटी, क्या सेकेंड यंग मास्टर अभी भी ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं? आखिर में कितना दिन हो गया है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अंदर जा और उसे लेकर आ। लियान बोलती है, क्या बोला तुमने अभी? तभी उसे आवाज आती है, लियान तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखती है तो सेकेंड सन बाहर आ चुका है। सेकेंड सन उसके पास जाकर बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था तुम अपना काम कर लो जब तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। क्या तुम पूरा समय यहीं पे खड़ी थी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था? तभी यांगपो बोलता है, तो आप फाइनली बाहर आ गए हो सेकेंड यंग मास्टर। आखिर में तुम अचानक से ट्रेनिंग क्यों करने लग गए? और तुम 4 दिन लगातार किए। सेकेंड सन देखता है ये डिसाइपल है द ब्लड हेवन ब्लेड्समैन। इसकी ऐसी हिम्मत करने की एक वजह है और वो वजह है मेरे फादर। जब से उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोई भी कल्ट में सक्सेसर बन सकता है, हेवनली डीमंस का बेटा ही रहना सक्सेसर के लिए जरूरी नहीं है। और सच ये है, ये कई सारे लोगों का डिजायर पूरी करती है जो कल्ट में हराना चाहते हैं हेवनली डीमंस के बेटे को, ताकि उनकी बदनामी हो। बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? यांगपो बोलता है, क्या तुम्हें पहले से ही नहीं पता? पियुंग हूँ अब मार्शल आर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सेकेंड सन बोलता है, तो क्या तुम क्या चाहते हो मैं जाऊं उसको देखूं? यांगपो बोलता है, क्या तुम ये सोच रहे हो मैं भी मजाक कर रहा हूँ? सेकेंड सन बोलता है, मुझे नहीं लगता हमारा रिलेशनशिप कुछ ऐसा है कि हम लोग गंभीर बातें कर सके। यांगपो बोलता है, तुम्हें जिम्मेदारी लेना होगा जो तुमने उसको अपंग कर दिया है। जाओ उससे और ऑफिशियली माफी मांगो। सेकेंड सन सोचता है, मुझे पता है ये क्यों आया है माफी मंगवाने के लिए मुझसे। ब्लड हेवंस ब्लेड्समैन में अभी बेस्ट डिसाइपल को चुना नहीं गया है, इसीलिए ये यहाँ आया है उसे इम्प्रेस करने के लिए। फिर चाहे वो कुछ भी करे इसके लिए। यांगपो चाहता है कि मैं ऑफिशियली जाकर उससे माफी मांगू ताकि वो उसका क्रेडिट ले सके, ताकि ब्लड हेवंस ब्लेड्समैन बुरे ना दिखे। बोलता है, मुझे ये नहीं लगता तुम्हारे ये करने से तुम्हारे मास्टर तुम्हें चुन लेंगे बेस्ट डिसाइपल। यांगपो बोलता है, क्या बकवास है ये, मैं खाली पियुंग हू के लिए आया हूँ। सेकेंड सन बोलता है, बस बहुत हो गया, अब मैं चाहता हूँ तुम माफी मांगो। यांगपो बोलता है, वो किस लिए? सेकेंड सन बोलता है, माफी इसलिए क्योंकि तुमने मेरे सबॉर्डिनेट से रूडली बात किया है, चल अब माफी मांग। लियान ये सुनकर शॉक हो जाती है। यांगपो बोलता है, क्या? लियान बोलती है सेकेंड सन को, सब ठीक है यंग मास्टर। सेकेंड सन बोलता है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। लियान को समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए उसे। सेकेंड सन यांगपो के करीब जाते हुए बोलता है, यांगपो तूने हिम्मत की है मेरे सबॉर्डिनेट से रूडली बात करने की, तो मैं चाहता हूँ तू घुटने पे आकर इससे माफी मांगे। यांगपो बोलता है, हाँ क्या तूने अभी ये बोला मैं घुटने पे आकर इस मोटी से माफी मांगू? सेकेंड सन बोलता है, ले फिर तू अपना अब मुंह चला रहा है। यांगपो बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? इससे माफी मांगने की जगह मैं मर जाना चाहूंगा। सेकेंड सन बोलता है, तो तू मर जाना चाहेगा? सोचता है, यही तो मैं सुनना चाहता था। बोलता है, ठीक है मैं तेरी इच्छा अभी पूरी करता हूँ। और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। यांगपो और लियान दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं। यांगपो बोलता है, तू सच में पागल हो गया है। सेकेंड सन बोलता है, घुटने पे आ जा, माफी मांग ले या फिर लड़ मुझसे, फैसला ले, लेकिन इतना याद रखना तेरे मास्टर को पसंद नहीं आएगा अगर तू पीछे हुआ तो। यांगपो बोलता है, इतना आगे क्यों बढ़ा रहा है बात को? सेकेंड सन बोलता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तूने उसको नीचा देखा है। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ तू यहाँ आया है ग्रुप के साथ बदला लेने के लिए। जो भी हो, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि तू मेरे सबॉर्डिनेट्स की इंसल्ट करे।
ये सुनकर लियान को बहुत ही अच्छा लगता है, देखने लगती है सेकंड सन को। यांगपो बोलता है तो तू सच में उस पिग के लिए मुझे मार देना चाहता है? सेकंड सन बोलता है मैं इतना ही मानता हूँ उसे। यांगपो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है लड़ने के लिए। उसके पीछे से उसके साथी बोलते हैं ऐसा मत करो यांगपो। लियान भी सेकंड सन को रोकती है, लेकिन सेकंड सन भी उसे हाथ दिखा देता है। दोनों जन अपनी स्वॉर्ड निकाले खड़े रहते हैं आमने सामने। यांगपो बोलता है अब जब तू हेवनली डीमन का बेटा है तो मैं खाली तेरा हाथ लूंगा तेरी जिंदगी की जगह। और स्वॉर्ड से तुरंत ही अटैक करने बढ़ जाता है आगे। सभी लोग देखते रहते हैं। सेकंड सन वहीं पे खड़ा रहता है, एक स्लैश मारता है यांगपो तुरंत ही। सेकंड सन उस अटैक को डॉज करता है और अपनी तलवार उसके मुंह के अंदर ही घुसा देता है आर पार। सभी देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। सेकंड सन बोलता है उसे तेरी मौत की वजह सिर्फ तेरा मुंह है। तूने अपने मुंह का इस्तेमाल किया था मेरे सबऑर्डिनेट्स का इंसल्ट करने के लिए, और वही मुंह माफी मांगने के लिए इनकार कर रहा था। लियान शॉक हो गई रहती है ऐसा करते हुए देखकर। सेकंड सन उसके मुंह से तलवार निकालता है और उसकी मौत जगह पे हो जाती है। यांगपो के साथी डर गए रहते हैं। सेकंड सन बिना सोचे समझे ही मार देता है उसे। सेकंड सन अपनी तलवार घुसा देता है, वो भी बिना कुछ सोचे, और उसकी जगह पे मौत हो जाती है। और अभी हम देख रहे हैं उसके साथी यांगपो का नाम लेकर चिल्लाते हुए आते हैं। यांगपो के पास बोलते हैं सेकंड सन को आखिर में तुमने क्या सोचकर ऐसा कर दिया, आगे क्या होगा तुम संभाल पाओगे? सेकंड सन बोलता है तुम्हारा मुंह भी उससे मिलता ही है। दोनों की पूरी तरह फट जाती है। बोलता है तुम वही शब्द बोलोगे जो मैं तुम्हें बोलने के लिए बोलूंगा। अगर तुम लोगों ने हिम्मत भी की कुछ और बोलने की तो तुम्हें ढूंढ कर निकाल के मारूंगा। दोनों जन डर कर उसे उठाकर लेकर भाग जाते हैं तुरंत ही। तभी सेकंड सन को आवाज आती है आपने ऐसा क्यों किया? सेकंड सन बोलता है क्या? लियान बोलती है मैं पूछ रही हूँ आपने ऐसा क्यों किया मेरी जैसी के लिए? ये सुनकर सेकंड सन सोचता है लियान तुम्हें अभी भी मेरी ही फिक्र हो रही है जो कि तुम अंदर से इतनी दुखी रहती हो। बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं, मैं उनको मौत दिया जिनको मौत मिलनी चाहिए। लियान बोलती है ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन इसे आसानी से नहीं जाने देगा। सेकंड सन सोचता है मैं समझ सकता हूँ लियान इतना क्यों डर गई है। 8 मार्शल मास्टर डिमोनिक कल्ट के जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, वो पोजेस करते हैं सुपीरियर मार्शल पावर्स और सबऑर्डिनेट्स। यहाँ तक कि मेरे फादर द हेवनली डीमन इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते। और द ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन उन 8 सुप्रीम डीमन में से एक है। मैंने उसके एक डिसाइपल को अपंग कर दिया और दूसरे डिसाइपल को मार दिया। बोलता है वो कुछ नहीं करेगा, इन सब चीज़ों में पढ़ के उसको कुछ मिलेगा नहीं। आखिर में कुछ करेगा तो क्या हासिल कर लेगा? उसे बस यही पता चलेगा कि उसके ही डिसाइपल को गलत सिखाया है उसने। लियान बोलती है लेकिन उसके प्राइड को चोट नहीं पहुंचेगी। सेकंड सन बोलता है उसके पास ऐसा कुछ प्राइड नहीं है। फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखकर बोलता है जो भी हो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी। और आगे जाने लगता है। सोचता है देखा जाएगा तो यांगपो को मारने के बाद मुझे कुछ मिलेगा। पियोंग हू जो मुझसे लड़ा था उसका हाथ मैंने तोड़ दिया और अभी मैं यांगपो को मार दिया। कल्ट में सभी लोगों का ध्यान मुझ पे आ जाएगा। अगर सक्सेसर के वॉर में पॉइंट्स दिया जा रहा है तो इसका मतलब मुझे 1 पॉइंट तो मिला होगा। लियान बोलती है पीछे से यंग मास्टर शुक्रिया आपने जो मेरे लिए आज किया। मैं बहुत खुश हूँ जो आपने आज मेरी तरफदारी की। मैं मेरे दिल की गहराई से ये बोल रही हूँ। सेकंड सन मुस्कुराकर बोलता है अपनी जिंदगी में इस दिन को भूलने की कोशिश भी मत करना। लियान बोलती है ठीक है। सेकंड सन सोचता है लियान बस ऐसे ही मुस्कुराती रहो तुम, मैं ये चाहता हूँ तुम जिंदगी भर ऐसे ही मुस्कुराओ। उसके बाद हम देखते हैं चांद को और साथ में सेकंड सन बैठा है चट्टान के ऊपर सोच रहा है। सोचने जाऊंगा तो मैं हार में डूब कर भाग गया था जब डिमोनिक कल्ट बंद हो गई थी। वो दुख ऐसा था कि जी नहीं पाता मैं। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं होता जिसके पीछे मैं भागता ना होता तो, अगर मुझे मिला नहीं होता ग्रेट रिग्रेशन टेक्निक तो चीज़ें ऐसी नहीं होती थी। उतने में ही उसे एक डर का एहसास होता है। देखता है तो एक स्वॉर्ड उसके मुंह के बगल में ही है जिसमें उसका चेहरा साफ साफ दिख रहा है और उसके पीछे कोई गुस्से में बैठा है। नजरें घुमाकर देखता है तो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो शख्स है द ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन और वो काफी गुस्से में रहता है। सेकंड सन सोचता है मुझे लगा नहीं था ये इतनी जल्दी आ जाएगा। मेरा जो अभी करंट स्टेट है क्या मैं इस स्वॉर्ड से बच पाऊंगा? पिछली जिंदगी से चाहे जितना भी मैं नॉलेज पालूं मेरा इनर एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है तो मैं इसे डॉज नहीं कर सकता। फिर देखता है तो स्वॉर्ड उसके गले से हटा देता है चियानपा। उसके बाजू में बैठकर उसे मुस्कुरा कर देखता है। बोलता है तो बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सेकंड सन घबराते हुए बोलता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो बेवकूफ़ों की तरह हरकत किया था। चियानपा बोलता है अच्छा। सेकंड सन बोलता है क्या तुम मुझसे यहाँ लड़ने आए हो हेवनली डीमन के सेकंड यंगेस्ट सन से जिसे बेवकूफ़ों से फर्क नहीं पड़ता? ये बात सुनकर चियानपा खड़े हो जाता है और उसके गले पे फिर से स्वॉर्ड लगा देता है। बोलता है क्या मैं तुम्हारा सर काट कर हेवनली डीमन को लेके जाकर दिखाऊं? उन्हें कुछ फर्क पड़ेगा क्या इससे?
सेकंड सन बोलता है मुझे नहीं लगता आपका ये ब्लेड मेरा सर काट पाएगा अगर आप सोचोगे मेरे फादर की खतरनाक आंखों के बारे में। चियानपा फिर अपनी स्वॉर्ड हटा देता है, बैठ जाता है तुरंत ही और एक लाइन ड्रॉ करता है, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ करता है। सेकंड सन को समझ नहीं आता, पूछता है क्या है ये। चियानपा बोलता है हेवनली डीमन तुम्हारे बारे में कितनी चिंता करते हैं, ये पूरी रेशियो तुम्हारी है। सेकंड सन बोलता है तो मैं मेजोरिटी लेता हूँ। चियानपा देखता है तो नीचे उतरकर एक लाइन ड्रॉ करता है, बोलता है आखिर में मैं उनका बेटा हूँ तो इतनी फिक्र तो होगी मेरी। चियानपा हंसने लगता है, बोलता है तो फिर क्यों ना इसे टेस्ट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे मार देंगे या जिंदा छोड़ेंगे अगर मैं तुम्हारा सर अपने हाथ में लेकर जाऊं उनके पास तो। सेकंड सन बोलता है ऐसा लगता है आपने बहुत ज्यादा गलत समझ लिया फादर का प्यार जो हेवनली डीमन का यहाँ पर है। चियानपा बोलता है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ क्यों ना इसे टेस्ट करते हैं। उसकी एनर्जी पूरी बाहर आने लगती है। सेकंड सन थोड़ा ज्यादा ही घबरा गया रहता है, मुस्कुराकर बोलता है टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास 2 बेटे हैं और आप सिर्फ एक। चियानपा फिर मुस्कुरा देता है, बोलता है तुम मेरे डिसाइपल की तरह बेवकूफ नहीं। सेकंड सन खड़ा होकर बोलता है अगर आपका डिसाइपल आपकी तरह होता तो अभी वो जिंदा होता। चियानपा बोलता है सेकंड यंग मास्टर मैं अपनी पूरी जिंदगी दुर्भाग्य के साथ जिया हूँ, मैं यही मनाता हूँ हम ज्यादातर ना मिले। सेकंड सन बोलता है ठीक है मैं याद रखूंगा इसे, और वहाँ से चियानपा चले जाता है। सेकंड सन कांप गया रहता है डर से, देखता है उसे जाते हुए। उसके बाद उसे दर्द का एहसास होता है, अपना कपड़ा उठाकर देखता है तो 2 लाल निशान बन गए उसकी स्वॉर्ड का। जब चियानपा उसको पूछ रहा था अपनी स्वॉर्ड उसे लगाकर क्यों किया तुमने ऐसा, ये तभी का निशान है। सेकंड सन बोलता है वो ओल्ड मैन सोचता है द ब्लड हेवेंस ब्लेड्स मैन, ऐसा देखने से लगेगा वो अपने हिसाब से ही सब कुछ करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हर एक चीजों को अच्छे से कैलकुलेट करता है, फिर योजना बनाकर उसे पूरा करता है। और सच तो ये है ये 2 बार बोला कि मेरा सर फादर को ले जाकर देगा, इसका मतलब वो सच में करने की सोच रहा था। ये यहाँ आया था मुझे देखने के लिए। मैं एक गहरी छाप छोड़ चुका हूँ उसके डिसाइपल से लड़के। ये यही सोचा होगा कि मेरी इच्छा फादर के साथ हंट करने का कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है ये मेरी परीक्षा लेना चाहता था, और सबसे बड़ी बात मैं इसके डिसाइपल को मार दिया हूँ। ये देखने आया था मुझे कि मैं सक्सेसर बनने के लायक हूँ या नहीं, क्या मेरा पहला ओपोनेंट द ब्लड हेवेंस ब्लेड्समैन रहेगा। उसके बाद चले जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, अपनी इनर एनर्जी ग्रो करने के लिए, और कोशिश करता है हवा में एनर्जी को इन्फ्यूज करने की। ट्रेनिंग करता ही रहता है, उतने में ही उसे कुछ एहसास हो जाता है और वो चौंक जाता है थोड़ा। तुरंत ही घर के ऊपर जाता है, देखता है तो कोई शख्स खड़ा है सामने और वो है दी हेवनली डीमन। सेकंड सन बोलता है फादर। उसके फादर बोलते हैं मैंने सुना तुमने ब्लड हेवन सॉर्ट्स डीमन के डिसाइपल को मार दिया। सेकंड सन सोचता है क्या बोलना चाहिए, फिर बोल देता है हंसकर हाँ उसे मौत ही मिलनी चाहिए थी। उसके फादर बोलते हैं उसे मौत मिलनी चाहिए थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। द ब्लड हेवन सॉर्ट्स डीमन इस चीज को लेकर मेरे पास आया था। सेकंड सन बोलता है क्या। उसके फादर बोलते हैं वो चाहता है कि तुम्हें सजा मिले। सेकंड सन बोलता है आप ये बोल रहे हो दी ब्लड हेवन सॉर्ट डीमन वो आपके पास आया था क्योंकि मैंने उसके डिसाइपल को मार दिया और चाहता है कि मुझे सजा मिले। उसके फादर बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसा कुछ लगा नहीं था, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक डिसाइपल के मरने पर वो कुछ ऐसा मांग करे। ये सुनकर सोचता है सेकंड सन दी ब्लड हेवन सॉर्ट्स डीमन वो परीक्षा लेना चाहता है, देखना चाहता है मेरे फादर और मेरा रिश्ता कैसा है, मेरे फादर मुझे सजा देंगे या नहीं, और साथ में क्या सजा देंगे मुझे, और उसे ये भी पता चलेगा कि मैं फादर के सक्सेसर होने का कैंडिडेट हूँ या नहीं। उसके फादर बोलते हैं तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें सजा देता हूँ। सेकंड सन सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है आपके पास कोई कारण नहीं है मुझे सजा देने की। उसके फादर बोलते हैं कारण बनाए जा सकते हैं। जब हम हंटिंग कर रहे थे तो मुझसे पूछे थे ना कौन से सुप्रीम डीमन के ऊपर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। बोलता है हाँ मैंने पूछा था। उसे याद आता है, अपने फादर से पूछता है कौन से सुप्रीम डीमन के ऊपर भरोसा करते हो आप सबसे ज्यादा। उसके फादर उस समय कुछ भी जवाब नहीं दिए रहते उसे, अभी जवाब देते हैं मैं किसी भी सुप्रीम डीमन के ऊपर भरोसा नहीं करता। ये सुनकर सेकंड सन हैरान हो जाता है। उसके फादर बोलते हैं तुमने कहा था हायरार्की और डिसिप्लिन कल्ट के अंदर रखने की जरूरत है, करप्शन की बकवास मत करो कि हटाना है हमें, मैं सुनना चाहता हूँ तुम सच में क्या सोचते हो। उसके फादर देखते रहते हैं। सेकंड सन भी वही खड़े होकर सोचता है, बोलता है मुझे महसूस होता है कहीं न कहीं हम लोग डीमन का रास्ता खो चुके हैं। उसके फादर सुनकर हैरान हो जाते हैं, डीमन का रास्ता खो चुके हैं, डीमन का रास्ता खो चुके हैं इसका मतलब क्या है। सेकंड सन बोलता है मुझे लगता है डीमन का रास्ता, डीमन को यकीन होना चाहिए कि सिर्फ आपका कल्ट एब्सोल्यूट ईवल को हरा सकता है। उसके फादर बोलते हैं एब्सोल्यूट ईवल को हराना, थोड़ा हैरान रहते हैं। सेकंड सन बोलता है हाँ मुझे नहीं लगता ऑर्थोडॉक्स फैक्शन हमारे कल्ट से अलग है। उसके फादर बोलते हैं अगर वो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन नहीं है तो क्या है वो। सेकंड सन बोलता है दी एब्सोल्यूट ईवल
ये सुनकर उसके फादर बहुत हैरान रहते हैं। सेकंड सन बोलता है, मैं उस एब्सोल्यूट ईवल की बात कर रहा हूँ जो इकट्ठा और बहुत ही बेरहम है। इस दुनिया का कोई भी इंसान उन्हें झेल नहीं सकता, यहाँ तक कि डीमन भी उन्हें पसंद नहीं करते और उनसे अलग हो गए। ऑर्थोडॉक्स फैक्शन एडवोकेट्स जिस न्याय और शिष्टता की बात करता है वो उनसे थोड़े ईवल से निपट सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग एब्सोल्यूट ईवल से भी निपटने के काबिल हैं। आखिर में दी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की जड़ें माफ करना है। जब तक वो लोग लोगों की अहमियत रखेंगे, वो लोग बुराई के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं, उस बुराई से जो अपनी इंसानियत छोड़ दिया और काबू में नहीं रहा। मुरिम में खाली हम लोग ही वो हैं जो ईवल को खत्म कर सकते हैं, वो ईवल जो बहुत ही बुरा है और बुरा ही होते जा रहा है। जब वो ग्रेट ईवल को ऑर्थोडॉक्स फैक्शन भी संभाल नहीं सकता, हमारे सामने घुटने टेक देती है, और उसी समय मुझे लगता है हम अपना डीमन रास्ता पा लेंगे। उसके फादर सब गौर से सुनते रहते हैं। सेकंड सन बोलता है, अगर हम लोग डीमन का रास्ता नहीं पूरा कर पाए तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हम लोगों को खुद को सजा देनी चाहिए ताकि हम लोग जिंदा रह सके। अपने फादर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा सोच में है। सोचता है, मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ फादर ने ये सब चीजें सीखी नहीं होगी और ना ही कहीं पे सुनी होगी, क्योंकि ये मैं खुद नहीं सीखा और ना ही मुझे एहसास हुआ जब मैं इस कल्ट में था। जब मैं अपनी पूरी जिंदगी सेंट्रल प्लान्स में घूमता रहा तब मुझे यही एहसास हुआ। उसके फादर बोलते हैं, कोई और अहंकारी विचार है? सेकंड सन सुनकर बोलता है, नहीं, बस इतना काफी है। उसके फादर बोलते हैं, मुझे लगता है मुझे पता चल गया। द ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन क्यों तुम्हें मुझसे सजा दिलवाना चाहता है। वो तुम में कुछ देखा और मुझे इस्तेमाल करके वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है। सेकंड सन बोलता है, ऐसा लगता है वो पॉसिबिलिटी देख लिया मुझे सक्सेसर का कैंडिडेट होने का। उसके फादर बोलते हैं, और या फिर तुम में ये देखा हो तुम कोई ऐसे शख्स हो जो कल्ट में सब कुछ बेकार कर देगा। सेकंड सन बोलता है, जो भी हो, वो ओल्ड मैन की आंखें सच में बहुत अच्छी है, सब चीज पे गौर कर लेता है वो ध्यान से। उसके फादर देखते हैं, बोलते हैं, मेरे पीछे आओ। सेकंड सन पूछता है, इतनी देर से कहाँ जा रहे हैं? और वो जाते हैं माइनर हेवन केव के बाहर। सेकंड सन देखकर सोचता है, माइनर हेवन केव, ये वही जगह है जहाँ हेवनली डीमन का डिसाइपल कैंडिडेट बन सकता है और हेवनली डीमन के बच्चों को परीक्षा लेने भेजा जाता है। अंदर जाना आसान है, लेकिन अगर तुम उसके ट्रायल्स पूरे नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए उसी में फंस जाओगे। इसका सक्सेस रेट 50-50 है। हेवनली डीमन के ब्लड रिलेटेड आधे लोग अंदर जाकर ही खो गए। ये जगह इतनी खतरनाक है, यहाँ तक कि मेरा भाई जो बड़ा बड़ा एम्बिशंस रखता है वो भी अंदर जाने का नाम नहीं लिया कभी। लेकिन ये वही जगह है जहाँ से कम एक बार तो पास होना ही पड़ेगा हेवनली डीमन बनने के लिए। पूछता है अपने फादर से, क्या आप ये बोल रहे हो मैं इस जगह के अंदर जाऊँ? उसके फादर बोलते हैं, तुम्हारी उम्र का मैं था तो मैं भी गया था इसमें। सेकंड सन पूछता है, बाहर आने में कितना समय लगा था? उसके फादर बोलते हैं, 2 महीने। सेकंड सन ये सुनकर शॉक हो जाता है एकदम ही। सारे लोगों में फादर इतना टैलेंटेड है मार्शल आर्ट्स में, दी हेवनली डीमन, फिर भी उन्हें 2 महीने लग गए बाहर आने के लिए। उसके फादर बोलते हैं, खाली मैं ही एक था जो 2 महीने में आ गया था, बाकी सभी को ज्यादातर 3 साल लग गए थे। सेकंड सन बोलता है, क्या आप ये चाहते हो मैं इसके अंदर जाऊं, वो भी बिना किसी भी तैयारी के? उसके फादर बोलते हैं, मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं सजा दूंगा तुम्हें। ये सुनकर सेकंड सन सोचता है, फादर आप मुझे ऐसी जगह भेज रहे हो जहाँ पे मैं मर भी सकता हूँ, खाली सिर्फ उसके लिए द ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन चाहता है कि आप मुझे सजा दो। क्या आपको सच में अपने बेटे की फिक्र नहीं अगर उसकी मौत हो जाएगी तो? या फिर आपकी इच्छा है मैं ताकतवर बनूं और बाहर जिंदा आऊं? सेकंड सन बोलता है मुस्कुराकर, ठीक है, अब जब इस चीज पर आ ही गए हैं तो मैं आपसे भी जल्दी बाहर निकल कर दिखाऊंगा। उसके फादर मुस्कुराकर बोलते हैं, बस कोशिश करना जिंदा रहने की। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड सन अंदर चल के जा रहा है हॉलवे से, यही सोच में आखिर में ये जगह कितनी खतरनाक है जो इतने सारे लोग अटक गए इसमें ही। देखता है तो कई सारे पिलर्स रहते हैं अगल बगल में। चलकर आगे जाता है तो उसको बगल में एक पिलर दिखता है, उस पिलर में लिखा रहता है, अपने सारे दुश्मनों को मार दो सॉर्ड ऑरा और इनहेंस सॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करके। अगर तुम समय पे नहीं कर पाइए तो तुम्हें अगला मौका मिलेगा 10 दिन के बाद। तीसरा, जो भी तैयार है वो क्रिम्सन सर्कल में खड़ा हो जाए। पढ़कर सोचता है 10 दिन के बाद दूसरा मौका मिलेगा और उन 10 दिनों में मुझे ग्रेन्स खाकर जिंदा रहना पड़ेगा। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं अभी शुरू करता हूँ। क्रिम्सन सर्कल में जैसे ही खड़ा होता है चारों तरफ नजर घुमाता है तो एक रोबोट टाइप के एनिमीज खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ उसको घेरे और उन सभी के ऊपर लाल कलर का मार्क बना रहता है। देखकर सेकंड सन को पता चल जाता है, ऐसा लगता है वो जो मार्क है उन्हीं पे स्लैशेस मारना है मुझे। तुरंत ही क्रिम्सन सर्कल से निकलकर मारना शुरू करता है। देखता है तो बहुत ही सारे हैं, सभी को लगातार मारता रहता है एक एक स्लैशेस और देखते ही देखते काफी लोगों को मार भी देता है।
और उन रोबोट्स के ऊपर जो रेड कलर की लाइन है, अगर उस पे नहीं मारेगा, कहीं और गलती से मार दिया तो वो फेल हो जाएगा, फिर उसे 10 दिन तक रुकना पड़ेगा। देखकर सोचता है जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। नजर जाती है तो वो पुतले जहाँ से निकले रहते हैं वही अंदर फिर से जाने लगते हैं और उन्हें अंदर जाने से पहले ही रोकना है। 3 पपेट्स अंदर जाते हुए देखते हैं, तुरंत ही आगे बढ़कर उन तीनों को एक एक करके मारता है स्लैशेस। दूसरी तरफ देखता है तो और 3 बचे हैं, तुरंत ही उधर भी भागता है, भाग के तीनों को स्लैशेस मार देता है। फिर एक खाली बचा रहता है और वो काफी दूर रहता है और अंदर वो जाने ही वाला रहता है और तेजी से उसकी तरफ भागता है। देखते ही देखते उसके गले पे जो मार्क रहता है उसे स्लैश मार देता है। चारों तरफ देखता है तो पूरा खत्म हो गया। सोचता है थोड़ा सा ही बच गया 10 दिन और रुकने से, अगर थोड़ा भी ध्यान भटकाया होता तो गया था मैं। मेरे रिग्रेशन के पहले के स्किल से करता फर्स्ट ट्रायल तो नामुमकिन सा हो जाता पहला भी पार करना। देखता है तो एक डोर खुल जाता है, वहाँ से जाने लगता है तो दीवार पे उसकी नजर जाती है। जितने भी कैंडिडेट इसमें आए रहते हैं दीवार पर लिखे रहते हैं, मैं इस ट्रायल को 9 बार में पूरा किया, दूसरा मैं इस ट्रायल को 16 बार में किया और मैं इस ट्रायल को 37 बार में किया। मैं इस जगह पे ऐसे ही मर जाऊंगा अगर मैंने इसे पूरा नहीं किया तो। डैमेट, मैं बाहर जाने की पूरी कोशिश किया लेकिन बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। मैं 6 बार में इस ट्रायल को पूरा किया। मैं खुद को ताकतवर समझता हूँ। सेकंड सन देखकर सोचता है ऐसा लगता है ये राइटिंग उन लोगों की है जो यहाँ पहले आए थे। देखता है तो अंत में उसके फादर की राइटिंग दिखती है जो लिखे रहते हैं, मैं 6 बार में पूरा किया और मैं खुद को शक्तिशाली समझता हूँ। हंसते हुए सोचता है सेकंड सन, वैसे ये गलत भी नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो अपने एंसेस्टर्स को धोखा दे दिए। अगले कमरे में जाता है तो उसे बहुत सारे हथियार दिखते हैं दीवार पे टंगे हुए और वो चारों तरफ रहते हैं। देखकर सोचता है इतने सारे हथियार को ऐसा देखकर लगता है आने वाले ट्रायल में इन्हीं सब में से किसी एक को इस्तेमाल करना रहेगा उसे पूरा करने के लिए। पिलर पे पहला पॉइंट लिखा रहता है, सॉर्ड का इस्तेमाल करके जो स्टोन है उसे 2 हिस्सों में काटना है 2 घंटे के अंदर। तुम इस्तेमाल कर सकते हो सॉर्ड ऑरा और इनहेंस सॉर्ड ऑरा। दूसरा पॉइंट है अगर तुम समय में नहीं कर पाई ये तो तुम्हें दूसरा ट्रायल 20 दिन के बाद मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो तैयार है वो क्रिम्सन सर्कल में खड़े हो जाए। सेकंड सन बिना कुछ सोचे खड़े हो जाता है तुरंत ही और उसके सामने एक पिलर निकलता है और उसके अंदर एक स्टोन रहता है। देखकर सोचता है मुझे ये 2 घंटे में काटना है, ये कुछ ज्यादा ही समय है एक बॉल को काटने के लिए। अगर मैं इनहेंस सॉर्ड ऑरा का इस्तेमाल करूं तो ऐसे 100 बॉल में 2 घंटे में काट सकता हूं, लेकिन 2 घंटे के अंदर पूरा करना है, कुछ तो कारण होगा। शॉट उठाकर तुरंत ही बॉल को मारता है और उसकी शॉट टूट जाती है। ऐसा लगता है खाली स्लैश मारना काम नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं इनहेंस सॉर्ड ऑरा से कट करता हूँ इसे और जल्दी से अगले ट्रायल में जाता हूँ। तुरंत ही सॉर्ड को इनहेंस करता है ऑरा से, अपनी सॉर्ड उठाकर मारने जाता है। देखता है और फिर रुक जाता है। सोचता है इतना आसान है इसे पास करना, आखिर में दूसरे लोगों को कितना समय लगा होगा। दीवार पर देखता है तो लिखा रहता है मैं इसे बीच में से काट दिया इनहेंस सॉर्ड ऑरा से एक ट्रायल में। दूसरा लिखा रहता है मैं 89 बार इसका ट्रायल लिया था और कट करने की कोशिश किया था बिना इनहेंस सॉर्ड ऑरा के, लेकिन मैं नाकामयाब हुआ। अंत में मैंने इस्तेमाल किया इनहेंस सॉर्ड ऑरा। तीसरा लिखा रहता है मैंने इसे कट किया बिना इनहेंस सॉर्ड ऑरा के। चौथा लिखा रहता है आखिर में तुमने कैसे किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं इनहेंस सॉर्ड ऑरा इस्तेमाल नहीं कर सकता तो कैसे करूं मैं ये। चौथा लिखा रहता है जो व्यक्ति लिखा है उसने बिना इनहेंस सॉर्ड ऑरा के इसे काटा वो झूठ बोल रहा है, और ऐसे ही काफी कुछ लिखा रहता है। सेकंड सन सोचता है मेरे फादर का क्या, तभी एक जगह लिखा रहता है पूरी तरह बकवास, अगर वहाँ गर्मी रहेगी तो तुम हार जाओगे। सोचता है पढ़ के आखिर में ये क्या बोल रहा था, हमेशा तो ये खुद के बारे में ही बोल रहा था और पहले ही ट्रायल में पार कर लेता था। तभी वो सोचता है पहला पॉइंट क्या रहता है, तुम इस्तेमाल कर सकते हो सॉर्ड ऑरा और इनहेंस सॉर्ड ऑरा इस्तेमाल कर सकते हो। आखिर में ये क्यों, इसका मतलब इस ट्रायल को पास कर सकते हैं बिना इस्तेमाल किए सॉर्ड ऑरा और इनहेंस सॉर्ड ऑरा। और फादर ने थोड़ी सी चेतावनी दे दी थी इनहेंस सॉर्ड ऑरा इस्तेमाल करने से गर्मी होती है। उतना समझता नहीं है सेकंड सन को, शॉर्ट से मारता है, शॉर्ट ब्रेक हो जाती है, फिर हैमर लेकर मारता है और उससे भी बॉल को कुछ होता नहीं। हैमर से लगातार चारों तरफ से मारता रहता है, फिर वो थक जाता है पूरी तरह, गुस्से में आ जाता है। मैं इस पे एक खरोच भी नहीं डाल पा रहा हूँ और मुझे इसे कट करना है बिना इनहेंस सॉर्ड ऑरा इस्तेमाल किए हुए। मेरा समय बस खत्म होने ही वाला है, क्या मैं इस्तेमाल कर लूँ इनहेंस सॉर्ड ऑरा और पास हो जाऊंगा। फिर रुक जाता है वहीं पे और लंबी सांस लेता है अंदर। सोचता है उसके फादर ने क्या बोला रहता है। फादर ने इस बॉल को कट किया था बिना इनहेंस सॉर्ड ऑरा इस्तेमाल किए हुए, और तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है कहीं ऐसा तो नहीं। उसके बाद वो कॉन्सेंट्रेट करता है अपनी इनर एनर्जी पर और अपनी एनर्जी बॉल की तरफ भेजता है। चारों तरफ से बॉल को महसूस करता है वो, तभी उसे पता चल जाता है, थोड़ा सा पता चल गया मुझे, एक लाइन है इस बॉल में, मैं देख नहीं पाया था ये खाली आंखों से देखकर। फिर अपनी शॉट उठाता है और कंसंट्रेट करता है वो लाइन जहाँ पे है वहीं से स्लैश मारने की।
ये कोई एल्यूजन नहीं है, एक लाइन है उसमें, एक परफेक्ट लाइन। और तुरंत ही एक स्लैश मारता है, बॉल बीच से कट जाती है आखिरकार और काफी सुकून मिलता है सेकंड सन को। खुश हो जाता है, मैंने कर दिया। देखता है उसके अंदर तो एक चीज है और वो है डिमोनिक एसेंस पिल। अभी हम देख रहे हैं अगर एक डिमोनिक ह्यूमन जो सीखा हो डिमोनिक मार्शल आर्ट्स इसे खा ले तो उन्हें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अगर मैं इस बॉल को काटा होता इनहेंस स्वॉर्ड ऑरा से तो ये डिमोनिक पिल फूट जाती थी गर्मी से। ये रिवॉर्ड मिलता है उसको जो उस बॉल को खाली स्वॉर्ड से काटा रहे बिना गर्मी पैदा किए। अपने फादर को शुक्रिया बोलते हुए उस पिल को खा लेता है। उसके बाद बैठ जाता है अपनी इनर एनर्जी पे कंसंट्रेट करने और थोड़े ही समय में उसका शरीर चमकने लगता है डिमोनिक एनर्जी से और बहुत सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है अगल बगल। फिर वो सभी एनर्जी को अपने अंदर ही रख लेता है, आंखें खोलता है, उठकर खड़े होता है। फिर उसे रहा नहीं जाता। यस, मैं शक्तिशाली ताकत को महसूस कर सकता हूँ मेरे शरीर के अंदर जो मुझे पहले महसूस नहीं हो रही थी। जिस चीज की मुझे कमी महसूस हो रही थी वो एनर्जी थी और मैंने पा लिया। ब्रिगेड के जरिए आगे बढ़ता है तो एक और ट्रायल मिलता है। पहला लिखा रहता है लाइफ और डेथ को पहचानो। दूसरा, अगर तुम फेल हो गए तो 5 दिन के बाद मौका मिलेगा। तीसरा, जो तैयार है वो क्रिम्सन सर्कल में खड़े हो जाए। सेकंड सन सोचता है जिंदगी और मौत का अंतर, आखिर में ये कैसा ट्रायल है। सर्कल के अंदर खड़ा होता है तो उसके सामने एक पिलर आता है। तुरंत ही देखता है तो उस पिलर पे कई सारी चीजें रखी रहती है अलग अलग तरीके की और वो सारी जड़ी बूटियां रहती हैं। सेकंड सन को देखकर समझ में आता है ये ट्रायल ऐसा है, इसमें जड़ी बूटियों में से पहचानना है कौन सा जहरीला है। मुस्कुराकर सोचता है रियोंजा ने मुझसे इंग्रेडिएंट्स मांगा था जो मैंने बहुत जगह ढूंढा था। मैं सारी जड़ी बूटियों को पहचानता हूँ कौन सी जहरीली है कौन सी नहीं और किसका क्या असर होता है ये भी। ये ट्रायल काफी आसान होगा मेरे लिए। और उस पिलर में से एक जड़ी बूटी उठा लेता है। खाली एक यही चीज है जो जहरीला नहीं है। वो पिलर तुरंत ही अंदर जाता है और दोबारा बाहर आ जाता है नई जड़ी बूटियों के साथ। देखकर सोचता है ये ट्रायल उनके लिए है जो किस्मत से सही जड़ी बूटी को उठा लेते हैं। ये दूसरी परीक्षा रहती है उनकी, ये देखने के लिए कि उन्हें ज्ञान है कि नहीं इसकी। अगर वो किसी को कुछ भी नहीं मालूम है तो वो उठाकर खाकर देखते हैं और फिर से उठाता है एक जड़ी बूटी, वो भी सही निकलता है। पिलर तुरंत ही अंदर चले जाता है। देखकर सोचता है दोबारा नहीं आ रहा है, क्या ये खत्म हो गया यहीं पे। नजरें दूसरी तरफ करता है तो देखता है एक दरवाजा खुला। जाते जाते देखता है लोगों ने क्या लिखा है जो इस ट्रायल को किया है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं तो जहरीला हो जाऊंगा। दूसरा पर्सन, कौन सा बेवकूफ ऐसी परीक्षा रखता है, हम लोग के सामने ऐसी जहरीली चीजें कभी आती ही नहीं जल्दी। चौथा पर्सन, कुछ तो इधर होगा जिससे पता चले। पांचवा पर्सन, मैं सफल हुआ 96 ट्रायल में। छठा पर्सन, जहरीली जड़ी बूटी खा खा कर मेरे बाल झड़ गए। सेकंड सन आगे बढ़ते हुए सोचता है जब फादर ने मुझे बोला था किस्मत के भरोसे मत रहना, इसका मतलब पहले ट्रायल में ही सब कुछ अच्छे से याद रखना। और पहुंच जाता है आखिरी ट्रायल के पास। सरवाइव करना रहेगा इल्यूजरी, लाइफ और डेथ ट्रैप फॉर्मेशन। दूसरा, अगर तुम ट्रैप फॉर्मेशन में मर जाते हो तो सच में मर जाओगे। तीसरा, जो तैयार है वो क्रिम्सन सर्कल में खड़े हो जाए। सेकंड सन सोचता है अगर मैं इस ट्रायल में नाकामयाब रहा तो मैं मर जाऊंगा। फिर वो देखता है जो इस ट्रायल को पूरा किया है उन्होंने क्या क्या लिखा है अपनी बातें। ये सच में बहुत कठिन है। जब मैं हेवनली डीमन एक दिन बन जाऊंगा तो उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जो इसको बनाया है, इल्यूजरी लाइफ और डेथ ट्रैप फॉर्मेशन, और उसको मार दूंगा। दूसरा व्यक्ति, ये सच में डरावना और कठिन है। तीसरा व्यक्ति, इल्यूजरी लाइफ और डेथ ट्रैप फॉर्मेशन में कभी भी कदम नहीं रखूंगा दोबारा। चौथा व्यक्ति, आराम नहीं करना। ये चीज सेकंड सन याद रखता है और जाकर क्रिम्सन सर्कल में खड़े हो जाता है। सोचता है कई सारे हिंट इधर पहले से ही हैं, ये बताने के लिए कैसे मैं जिंदगी जीऊंगा अब से। और फिर इल्यूजरी ट्रैप फॉर्मेशन शुरू होता है। अगल बगल की चीजें बदलने लगती हैं। देखते ही देखते वो कहीं और ही पहुंच जाता है, एक बंजर सी जगह पे। देखकर सोचता है ये सब, जमीन को हाथ लगाकर देखता है ये कितना असली लग रहा है। इल्यूजरी लाइफ और डेथ ट्रैप फॉर्मेशन, सोचने वाली बात है कि कुछ ऐसा भी बना देगा जो इतना असली लगेगा। नजरें घुमाकर देखता है तो चारों तरफ उसके खड़े रहते हैं ज़ॉम्बीज। मुझे कोई और शब्द नहीं मिला इसलिए ये चुन रहा हूँ मैं। उनके हाथों में कई तरीके के हथियार रहते हैं। देखकर सोचता है तो ये है इल्यूजन, सच में इनका यहाँ होना मैं महसूस कर सकता हूँ। ये लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे, ये तो सच है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा मौका है मेरे पास। और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकाल कर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। सारे ज़ॉम्बीज एक साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड सन वहीं पे खड़ा रहता है। उतने में ही उसे एहसास होता है कोई पीछे से मार रहा है। तुरंत ही झुक कर नीचे बैठकर उसके सर में ही स्वॉर्ड घुसा देता है। वो उसे मारा ही रहता है। उतने में ही 3-4 और एक साथ में अटैक कर देते हैं और वो अटैक कर देते हैं, लेकिन सेकंड सन तुरंत ही जंप मारकर बच जाता है। सोचता है अब जब मैं इंसान से नहीं भिड़ रहा हूँ तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट से इनसे लड़ सकता हूँ। और इनर एनर्जी स्वॉर्ड में इन्फ्यूज करता है और एक स्लैश मारता है जिससे आधे लोग तो ऐसे ही कट जाते हैं। सोचता है
डिमोनिक एसेंस पिल की वजह से मैं अपनी एनर्जी आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखता है तो अपने अपने हथियार लेकर और भी कई सारे लोग घेरे खड़े रहते हैं और तुरंत ही दोबारा हमला कर देते हैं। सेकंड सन गहरी सांस लेता है और इस्तेमाल करता है इनर एनर्जी। वो लोग अटैक करते ही रहते हैं। उतने में बारी बारी से सभी को अपनी स्वॉर्ड से मारता है और जो जहाँ पे रहता है वो वहीं पे कट जाता है पूरी तरह और काफी खून खराबा हो जाता है। देखता है तो अब कोई अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि आजू बाजू कोई है ही नहीं। सोचता है क्या ये खत्म हो गया? सच में बुरा लगेगा अगर ये ऐसे ही खत्म हो गया तो। तभी उसे एहसास होता है, फिर मुस्कुराता है क्योंकि वापस वो ज़ॉम्बीज आ गए हैं और इस बार थोड़े ताकतवर रहते हैं। तो ये सच में अब तक खत्म नहीं हुआ। जो इनकी एनर्जी अभी महसूस हो रही है मुझे, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तुरंत ही जाकर एक का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। देखता है तो कोई तीर चलाया है और उससे थोड़ा सा ही बचता है एकदम और काफ़ी हाफता है। उतने में ही दूसरा अपनी स्वॉर्ड से मारता है, उससे भी डॉज करके बच जाता है। सोचता है एनिमीज धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हैं, लेकिन उसके मन में वही चलता है जो उसके फादर ने लिखा रहता है, आराम नहीं करना। मैं समझ गया इसका मतलब क्या है। तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड एक के मुंह में घुसाता है, फिर घूमकर दूसरे के मुंह में घुसा देता है। मेरे रिग्रेशन के बाद पहली लड़ाई वो ऐसी लग रही थी जैसे असली लड़ाई है और मेरे लिए जिसे लगातार लड़ना है अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर, ऐसा लगता है मेरी पिछली ज़िंदगी वाली मैं से मैं नफरत करता। अब धीरे धीरे मेरा पहले वाला मैं और अभी का मैं एक हो रहे हैं। उतने में ही अपोनेंट दूर से अटैक कर देते हैं। देखकर तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को घुमाता है और सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो अटैक उन्हीं को जाकर लग जाता है और कई सारों की ऐसी ही मौत हो जाती है। बोलता है आ जाओ, फिर एक के शरीर में अपनी तलवार घुसाता है और उसको बीच से ही चीर देता है और वो गिर जाता है। सेकंड सन हांफने लगता है और काफी पसीना आने लगता है। सोचता है देखकर क्या ये खत्म हो गया, और इल्यूजन खत्म हो जाता है। वो वापस पहली वाली जगह पे आ जाता है। पिलर पे लिखकर आता है मुबारक हो ट्रायल्स को सुरक्षित पास करने के लिए। सेकंड सन देखकर सोचता है मैं सारे ट्रायल्स पास कर दिया, मैं इन सारी चीजों को बस एक ही दिन में कर दिया। मेरे फादर को 3 महीने लग गए थे पूरे, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो बहुत ही हलचल हो जाएगी कल्ट में। अगर मैं जल्दी चले जाऊं तो लोगों को शक हो जाएगा। सोचता है थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, फिर सोच लेता है मैं यही रुककर ट्रेनिंग करता हूँ। मैं इन साइट्स को पूरी तरह सीखता हूँ जो यहाँ पर सीखा हूँ और उसको पूरी तरह अपना बना लेता हूँ और फिर 100 दिन के बाद वापस जाता है वो। हेवनली डीमन बोलते हैं तुम्हें पूरा 100 दिन लगा। सेकंड सन बोलता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन आपका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया। उसके फादर बोलते हैं क्या तुमने स्टोन बॉल को सही से कट किया? सेकंड सन बोलता है हाँ आसानी से, आपने इतना बड़ा हिंट जो छोड़ा था और मैं आखिरी इल्यूजन ट्रैप फॉर्मेशन में आराम भी नहीं किया। ये सुनकर उसके फादर थोड़ा मुस्कुरा देते हैं। सेकंड सन देखकर सोचता है क्या इन्होंने अभी मुस्कुराया? उसके फादर फिर पहले जैसा चेहरा बना देते हैं। फिर देखकर सोचता है क्या मैंने गलत देख लिया? उसके फादर बोलते हैं ऐसा लगता है तुम कम से कम बेवकूफ नहीं हो। सेकंड सन बोलता है हाँ तो आखिर में मैं हेवनली डीमंस का बेटा हूँ। ये सुनकर उसके फादर कुछ नहीं बोलते। सेकंड सन देखकर सोचता है मेरे रिग्रेशन के पहले मुझे लगता था फादर को मजा आता था अपने ही बच्चों को लड़वाना मौत और जिंदगी से सक्सेसर बनने के लिए, लेकिन अब जाकर इन्हें मैं समझा हूँ ये वो शख्स हैं जो बर्दाश्त करते हैं अपने बच्चों की मौत अपने कल्ट के लिए। मुझे पूरी तरह यकीन है इन्हें मजा नहीं आता होगा ऐसे एक दूसरे से लड़वाते हुए। तभी उसे आवाज आती है सोचने वाली बात है, तुम उस माइनर हेवन केव से 100 दिन में ही निकल गए। सेकंड यंग मास्टर कमाल का था ये। देखता है तो ये है सेकंड कमांड कल्ट में। कल्ट में ये ऐसा शख्स है जिसके ऊपर फादर भरोसा करते हैं, दी चीफ एडवाइजर सीमा मियांग। सेकंड सन तुरंत ही ग्रीटिंग्स देता है। बहुत दिनों के बाद एडवाइजर सीमा बोलता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा मुझे यहाँ, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी कल्ट को लेकर। सेकंड सन बोलता है मेरे साथ? सोचता है अगर ये कल्ट को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब फादर चाहते हैं ये करे। सीमा बोलता है हाँ हमें अभी अभी एक गुमनाम लेटर मिला है, उसमें बताया गया है करप्शन के बारे में जो डिमोनिक आर्मी में चल रहा है। ये सुनकर सेकंड सन सोचता है दी डिमोनिक आर्मी वो हमारा कॉम्बैट ग्रुप है और उस डिमोनिक आर्मी का लीडर ब्लड रिलेटेड सिबलिंग ही रहेगा ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन का। दी ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन फिर से इन्वॉल्व है। सीमा बोलता है पिछले साल हमें एक और लेटर मिला था सेपरेट इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया नाकामयाबी से। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे बुरी तरह मार दिया गया। सेकंड सन बोलता है डिमोनिक आर्मी से? सीमा बोलता है हाँ डिमोनिक आर्मी से ही, और वो व्यक्ति उसको मारने के बाद आत्महत्या कर लिया था। मैं चाहूंगा तुम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनो और इस चीज को खुद से देखो।
सेकंड सन सुनकर सोचता है ये काफी खतरनाक होगा। अगर किसी को भी पाया गया करप्शन में तो उसका तुरंत ही एग्जीक्यूशन होगा। अगर किसी की हिम्मत होती है करप्शन में शामिल होने की तो वो कुछ भी करेगा अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए, फिर भले ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हेवनली डीमंस का बेटा हो, कुछ बदलेगा नहीं इससे। बोलता है ये चीज मुझे करने भेज रहे हो, मैं वहाँ मर भी सकता हूँ। सीमा बोलता है हाँ सही बोले, तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पे लगाना पड़ेगा इस मिशन के लिए। अपने फादर को देखकर सोचता है क्या ये फादर का एक और परीक्षा है। उसके फादर बोलते हैं तुमने ही तो बोला था सभी चीजों को तुम्हें काबू करके रखना है। सेकंड सन बोलता है वो तब जब मैं हेवनली डीमन बन जाऊंगा। उसके फादर बोलते हैं तो तुम ये बोल रहे हो, तुम अभी ये करने से डर रहे हो। सेकंड सन बोलता है अगर आप इस मिशन को ऐसे रखोगे तो मैं मना कैसे कर पाऊंगा। मैं समझ गया अच्छे से, इस मिशन को मैं पूरा करता हूँ। दोनों जन एक दूसरे को देखते हैं। सेकंड सन सोचता है मुझे पता नहीं फादर की क्या योजना है, लेकिन इनके लिए मैं एक अच्छा सा परफॉर्मेंस रखूंगा। बोलता है और साथ में अब जब ये आखिरी समय होगा तो क्या आपके साथ मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। उसके फादर कुछ भी नहीं बोलते, तुरंत ही वहाँ से उठकर चले जाते हैं। सेकंड सन देखते ही रह जाता है। बोलता है ये बाहर से शक्ति दिखाते हैं लेकिन अंदर से इन्हें फिक्र है हमारी। सीमा बोलता है मुझे तो उनके चेहरे से ऐसा कुछ नहीं लगा। सेकंड सन कुछ भी बोल नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी जगह जहाँ सेकंड सन रहता है। उधर उससे कोई मिलने आया रहता है जो उस मिशन में हिस्सा लेगा। बताता है अपना नाम, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, शियो डेरियन, निर्वाणा पेविलियन से। सेकंड सन देखकर बोलता है तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तो चीफ एडवाइजर से बोला था सबसे सुंदर सुंदर लड़कियों को भेजना निर्वाणा पेविलियन से। डेरियन बोलता है ऐसा लगता है उनकी नजरों में मैं वहाँ सबसे सुंदर लड़की होऊंगा। ये सुनकर चिढ़ जाता है सेकंड सन, देखने लगता है उसे। बोलता है जो भी हो चलो। डेरियन बोलता है हम अभी जा रहे हैं। सेकंड सन बोलता है हाँ। फिर दोनों जन आगे चलते चलते बातें करते रहते हैं। सेकंड सन पूछता है डिमोनिक आर्मी का कमांडर कैसा इंसान है? डेरियन बताता है डिमोनिक आर्मी का कमांडर का नाम चियोंगयान है। वो चियोनपा का छोटा भाई है, द ब्लड हेवन शॉर्ट डीमन का। इस साल उसका 8 साल हो जाएगा डिमोनिक आर्मी के कमांडर के तौर पे। डिमोनिक आर्मी के मिशन पर बहुत तरीके के खतरे रहते हैं, इसीलिए वो अपना लेवल्स बढ़ाते हैं और उन्हें जाना जाता है एलाइट आर्मी। सेकंड सन बोलता है इसका मतलब वो लोग अपने काम में अच्छे हैं। डेरियन बोलता है हाँ सही बोले। आगे चलता रहता है सेकंड सन, फिर रुक कर उसे देखने लगता है। डेरियन बोलता है क्या हुआ? सेकंड सन पूछता है क्या तुम्हें डिमोनिक आर्मी में करप्शन का इन्वेस्टिगेशन करने का मन नहीं है? डेरियन बोलता है मेरा पूरी तरह मन है ये करने का। सेकंड सन बोलता है तो तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो और ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मुझे तुम में जोश जरा भी नहीं नजर आ रहा है। डेरियन बोलता है ऐसा इसलिए अगर करप्शन को बाहर लाएंगे हम लोग, इससे कुछ भी बदलेगा नहीं। ये बात सुनकर सेकंड सन सोचता है क्या इसका बोलने का मतलब ये है जब तक कल्ट के एग्जीक्यूटिव्स बदलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बदलेगा। फिर आगे जाते हुए बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? डेरियन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। सेकंड सन बोलता है तो ऐसी बात है, पहले वाले जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो मर गए थे। डेरियन बोलता है पहले वाले जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो मेरे डायरेक्ट सुपीरियर थे जो वहाँ पर मरे थे और वही मुझे सिखाए थे। ये सुनकर हैरान हो जाता, मुड़कर देखता है उसे। डेरियन भी उसे देखता रहता है।